बाधक और बाधकेश का कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक चार्ट में लगा देता हूँ और उससे मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको भी। सर साथ में मार्क भाग भी थोड़ा समझाइएगा। क्या करें? मार्केश का भी थोड़ा समझाइएगा सर। चलो मार्केश भी समझा देते हैं और बाधकेश भी समझा देते हैं। अब दोनों चीजें। कहाँ कहाँ पे अफेक्ट करता है वो थोड़ा बताइएगा सर। हाँ, दोनों चीजें बता देते हैं। ओके सर, ओके। सर इसी चीज में तो माकेश और बातेश ये भी हो योग कारक, तो भी उसमें क्या इफेक्ट आता है वो भी समझा दीजिएगा। जी। प्रणाम सर जी। जी प्रणाम। सर अब तो ऐसे लगता है बड़े दिन हो गए आपको मिले हुए, हफ्ता पड़ जाता है। आपको स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, मैं आपको सबसे पहले तो बाधकेश का कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा कि बाधक का क्या मतलब होता है, बाधकेश का क्या मतलब होता है, क्योंकि हमारी बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास है तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पर जो हमें ये कुंडली नजर आ रही है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाधक और बाधकेश में कि आपकी लग्न क्या है। तो लग्न यहाँ पर आप देखेंगे कि तीन तरह की लग्न होती हैं। एक होती है आपकी मूवेबल साइन जिन्हें हम चर लग्न बोलते हैं, दूसरी होती है स्थिर साइन जिन्हें हम फिक्स लग्न बोलते हैं, और तीसरी होती है आपकी द्विस्वभाव जिन्हें हम डुअल साइन बोलते हैं। तो जो मूवेबल साइन है वो राशियां होती हैं 1, 4, 7 और 10। 1, 4, 7 एंड 10 को हम मूवेबल साइन बोलते हैं, और 2, 5, 8 एंड 11 को हम, जो यहाँ पर केंद्र में रखी हुई है 2, 5, 8, 11, इन्हें हम फिक्स साइन बोलते हैं। एंड 3, 6 एंड 9, 12 को हम डूल या द्विस्वभाव राशियां बोलते हैं। अब बाधक प्लेनेट डिपेंड करेगा, कौन सा प्लेनेट बाधक होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी लग्न के अंदर, कुंडली की लग्न के अंदर, जैसे ये कुंडली की लग्न है तो लग्न के अंदर कौन सी राशि है। यदि लग्न के अंदर मूवेबल साइन या चर राशि हो 1, 4, 7, 10, तब आपका जो कुंडली का 11th लॉर्ड है, 11वें भाव का स्वामी, 11th लॉर्ड, वो आपका बाधक प्लेनेट होगा। उसे हम बाधक प्लेनेट बोलेंगे यदि लग्न के अंदर 1, 4, 7 और 10 में से कोई भी राशि है। दूसरा, यदि लग्न के अंदर स्थिर साइन है 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11 है, तो उसका जो बाधक प्लेनेट होगा वो 9th लॉर्ड होगा। 9वें भाव में बैठा हुआ प्लेनेट नहीं होगा, 9वें भाव में जो राशि है उसके स्वामी को बाधकेश बोलेंगे। यदि लग्न के अंदर 3, 6, 9 और 12 साइन है, जिसे हम द्विस्वभाव राशि बोलते हैं, कॉमन साइन बोलते हैं, डुअल साइन बोलते हैं, यदि वो लग्न के अंदर बैठी हुई है तो आपका जो 7वें भाव में जो राशि है, 7th लॉर्ड, उसको हम बाधक प्लेनेट मानते हैं। अभी यदि आधी बात है, सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि बाधक प्लेनेट कौन हो सकता है। तो हो सकने का नियम यह है कि लग्न में आप राशि देखिए। अब जैसे इस केस में मुझे बाधक प्लेनेट
देखना है। तो 5 साइन है लग्न में, ये स्थिर या फिक्स साइन है। जब फिक्स साइन लग्न के अंदर हो तो आपका 9th लॉर्ड, 9वें भाव का स्वामी, यहाँ पर 9th भाव के अंदर 1 साइन है, तो इसका लॉर्ड जो होगा 9th का 1 साइन का मार्स इस कुंडली के लिए बाधक प्लेनेट की तरह एक्ट कर सकता है मार्स। और बताता हूं मैं आपको एग्जांपल के लिए, कोई और कुंडली में ओपन अप कर लेता हूं। जस्ट ऐसे ही कोई मैंने कुंडली ओपन कर ली है, मे बी इसकी लग्न बदल जाए। हाँ, अब ये चर राशि होगी, इसकी लग्न 10 हो गई, मूवेबल साइन हो गया। अब इस केस में जो इसका 11th हाउस का लॉर्ड है, यहाँ पे 8 साइन है, तो 8 साइन के केस में इसका लॉर्ड होता है मार्स। इसका भी बाद प्लेनेट मार्स एलिजिबल होता है। और एक आध कुंडली खोल लेता हूं, देखिए इसका भी खैर वही फिक्स साइन है। चलो फिक्स साइन की कुंडली आ रही है सारी, 1 मिनट और। लगन नहीं घूम रहेगा शरीर को? लगन घुमा देते हैं चलो। मैं सोच रहा था कोई कुंडली ही मिल जाए। अब ये लगन यहाँ पर लाइक 9 हो गई आपकी, ये दूसरी भाव राशि हो गई। तो इस केस में 7th लॉर्ड, 7वें भाव का स्वामी मरकरी, वो बाधक प्लेनेट हो सकता है। बस इतना ही आपको करना है। तो जिस भी प्लेनेट को आपको देखना है कि कौन बाधक हो सकता है, तो वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। बाधक प्लेनेट देखने का आपको नियम पता चल गया होगा कि किस कुंडली के लिए कौन बाधक हो सकता है। तो सिंपली आप इसे नोट भी कर सकते हैं, जिन्हें अंदाजा नहीं है कि आपका जो फिक्स साइन होता है, फिक्स साइन के केस में आपका बाधक होता है 9th लॉर्ड, आपका मूवेबल साइन के केस में बाधक होता है 11th लॉर्ड, और डुअल साइन के केस में बाधक होता है आपका 7th लॉर्ड। ये हमने पता कर लिया, मगर ये पूरा नहीं है। अब ये बाधा देगा या नहीं देगा, असली क्वेश्चन ये है। ये तो विश्व भाव में कौन सा बताया सर? 7th लॉर्ड सप्तमेश, सप्तमेश। यस। इसी को मैं यानी कि बदल देता हूं, 11, जैसे 9 देखिए, और 7। इसको मैंने हाँ, किया, 11, 9 और 7 होगा इसका। हाँ ये मैंने इसको देखिए चर राशि लगा दी लग्न में, तो इसका आपका 11th लॉर्ड हाँ होगा, जी। इस केस में शनि हो गया। यदि लग्न के अंदर मैं इसकी स्थिर राशि ले आता हूँ, जस्ट देखिए मैं स्थिर राशि ले आता हूँ लग्न में, 5 साइन लिया आया, लग्न में ये है, तो अब इसका आपका 9th लॉर्ड होगा। लग्न के अंदर यदि मैं इसकी द्विभाव राशि ले आता हूँ, लाइक 3 साइन लिया आया, तो अब 7th लॉर्ड होगा। ये सीधा सा नियम है, जब लग्न हाँ में जी। 3, 6, 9, 12 हो तो 7th लॉर्ड है आपका। लग्न के अंदर 1, 4, 7, 10 हो तो 11th लॉर्ड है। लग्न के अंदर 2, 5, 8, 11 है तो आपका 9th लॉर्ड है। ये आपका सिंपल सा नियम है, मगर ये आधा अधूरा नियम है। अभी आधी बात की है हमने, पूरी बात जब हम करेंगे तो आपने बाधक प्लेनेट कर लिया, तो बाधक प्लेनेट मतलब ये बाधक बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है अभी बस। जैसे हम किसी एग्जाम जी। देने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि आप कहीं पे भी कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो 12th पास करनी आपको पड़ेगी। तो इसने अभी 12th पास किया, अब क्या 12th पास करने पे क्या एडमिशन हो जाएगा? नहीं, इसके बाद उसके अंदर और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। बाधक प्लेनेट तभी होगा, देखिए इसकी 2 कंडीशंस हैं, इसके बाद आप इसे नोट कर लेना, आपको ये कोई भी और नहीं बताएगा। ये आपका 64th नवांशा, 22nd दृष्टकोण या में से किसी एक का लॉर्ड होना चाहिए। बाधक तो हो गए, बाधक के साथ साथ ये बाधा तभी क्रिएट करेगा यदि ये आपकी कुंडली के लिए 64th नवांशा या 22nd दृष्टकोण का लॉर्ड भी बनता हो ये प्लेनेट। ये दूसरी कंडीशन है। तो दूसरी कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि आज 64th नवांशा का लॉर्ड है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा। इन चीज़ों को ध्यान से नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये पढ़ने के लिए भी इजीली आपको नहीं मिलेगी, तो इसे आप नोट कर लें। यदि आप जो भी क्लास आपने ज्वाइन की है, आपको बाधक का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 64th नवांशा या चंद्रमा से देखते हैं, मैं देखने का तरीका बता रहा हूँ कि जो नवांश कुंडली है D9, इसमें चंद्रमा की स्थिति देखिए, मून जहां पर भी बैठा है उससे 4th हाउस का लॉर्ड 1, 2, 3, 4, 4th हाउस का लॉर्ड यहां पर जो हुआ, लाइक ये मार्स हो गया,
4th हाउस लॉर्ड मार्स हो गया, तो ये 64th नवांश लॉर्ड हो गया। इस केस में देखिए इस कुंडली के लिए ये बाधक कौन होगा, इसके अंदर फिक्स साइन है तो बाधक शनि होगा। तो शनि को देखेंगे क्या वो 64th नवांश लॉर्ड है। 64th नवांश लॉर्ड कौन सा प्लेनेट होगा, उसको देखने का तरीका ये होता है कुंडली में। अब चंद्रमा को देखिए और चंद्रमा से 1 2 3 4th साइन पे चंद्रमा जहां भी है नवांश कुंडली में, D9 चार्ट लिया हुआ है, चंद्रमा से 4th जो भी साइन है उसका लॉर्ड 64th नवांश लॉर्ड होता है। तो यहां पर देखिए बाधक शनि बन रहा है, मगर शनि 64th नवांश लॉर्ड तो नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे उसको D3 चार्ट के अंदर जाएंगे, जिसको हम दृष्टिकोण चार्ट बोलते हैं। यहां पर मैं D3 चार्ट में जाऊंगा, दृष्टिकोण चार्ट जिसे बोलते हैं। तो मैं बना ही नहीं रखा, 1 मिनट रुकिए। सर जी एक बार वो 64 वाला चंद्रमा का कैसे देखना है, एक बार रिपीट कर दो सर, नोट नहीं कर पाया। नवांश कुंडली में जाइए। अगर गुरुजी लॉर्ड ने अगर वहां पे बैठा हो तो नहीं बैठा है तब नहीं, वो 64th नवांश लॉर्ड होना चाहिए। चंद्रमा से चौथे भाव में जो भी राशि है वो देख लीजिए। You mean to say the Badakesh has to be the 4th lord फ्रॉम द मून, has of the moon and the or the 64th Navamsha? इट इज द सेम थिंग। Okay. और Okay. सेकंड कंडीशन इज आल्सो देयर, इफ इट इज नॉट 64th नवांशा लॉर्ड, if it is 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड, then also it qualify to be a बाधकेश। Oh, Now okay. see actually D3 चार्ट में यहाँ पे बना देता हूँ। नेक्स्ट उसमें D3 बना नहीं रखा है तो मैं Right. यहाँ पे बना देता हूँ, D3 चार्ट रिप्लेस कर देता हूँ इसको। ये D3 चार्ट आ गया आपका, आपको यहाँ पे D3 चार्ट दिख रहा होगा। इसके अंदर जो 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड होता है, इसके 9वें भाव में जो भी राशि है वो, सॉरी 8वें भाव में जो भी राशि है, 8th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर लाइक इस केस में सन हो गया, तो ये आपका 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड हो जाता है। तो ये इन दोनों में से एक कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, या तो वो 64th नवांश लॉर्ड हो या 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड हो, तभी वो बाधा क्रिएट करेगा, अदरवाइज वो बाधा क्रिएट नहीं कर पाएगा। चाहे वो आपकी कुंडली के लिए आप उसे बाधक प्लेनेट मानकर चल रहे हो। जैसे इस कुंडली के लिए ये आपका यहाँ पर सैटर्न आया आपका, क्योंकि ये आपकी फिक्स लग्न है तो सैटर्न हुआ, मगर ये यहाँ पर हम जाकर देखते हैं तो ये नहीं तो 64th नवांश लॉर्ड है, D9 में हमने देखा, और D3 में देखा हमने 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड भी नहीं है। तो 64th नवांश लॉर्ड देखने का तरीका होता है चंद्रमा से चौथे भाव का जो लॉर्ड होगा नवांश कुंडली में, और 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड वो होता है, ये मेलिफिक प्लेनेट होते हैं दोनों, ध्यान रखना है। वो आपका D3 चार्ट के अंदर जो 8वें भाव का लॉर्ड होता है अष्टमेश, उसको बोलते हैं। तो ये बाधक यहाँ पर सैटर्न नहीं है। मैं अब इसकी वो बदल देता हूँ लग्न, देखिए क्या बाधक कोई हमें मिलता है क्या, फिर इसमें और रूल लगेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसकी लग्न चेंज कर देता हूं मैं जी, डागा साहब। जी बोलिए सर। सर ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जैसे हम पत्नी के लिए देखना हो तो 64th नवांशा शुक्र से देखें, चंद्रमा से माता के लिए सूर्य का, नहीं मतलब पिता के लिए सूर्य से। इस केस में सर यही देखेंगे, वो एक अलग कंसेप्ट है। और स्वयं के लिए ये बात केश हो गया सर, जो आप बता रहे हैं अभी कि 64वां नवांश। नहीं, वो बाधक होने के साथ साथ 64 नवांश लॉर्ड भी होना चाहिए, मतलब दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए। एग्रीड एग्रीड सर, वहां सहमत हूँ, दोनों चीज हो। हाँ। लेकिन उसमें भी फिर सर हम पत्नी के लिए देखना है, पिता के लिए या माता के लिए, तो उसके उनसे भी हम दूसरा तरीका बताऊंगा मैं भी आपको। ठीक, हाँ, इसमें इस तरीके से नहीं देंगे। मैं देखता हूँ कहीं कोई बाधक यहाँ पे एलिजिबल हो रहा है क्या, 1 मिनट। मार्स, सर तीनों कंडीशन लगेगी तभी बात। नहीं तीनों की जरूरत नहीं है। कोई भी पहली वो बाधक हो और दूसरी कंडीशन केवल एक है, या तो वो 64th नवांश लॉर्ड हो जाए
या वो आपका 20 सेकंड रेस्कॉन लॉर्ड हो जाए, तभी भी काम चल जाएगा। तीनों कंडीशन लगना जरूरी नहीं है। एक कंडीशन तो ये है वो बाधक हो रहा है, और दूसरा वो आपका 64 नवांश लॉर्ड हो गया, और या फिर 27 सेकंड रेस्कॉन लॉर्ड हो गया, तभी हम उसको बाधकेश मानेंगे। मगर अभी भी पूरा नहीं हुआ ये कंसेप्ट। अब मैं इसका नेक्स्ट हिस्सा आपको बता रहा हूँ। सर एक अब देखिए वो किस काम में बाधा डालेगा। ठीक है, आपने जैसे बाधक प्लेनेट कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको पहले से D1 कुंडली में देख लेना है कौन सा प्लेनेट बाधक हो सकता है। दूसरा, जो प्लेनेट बाधक हो सकता है, अब आप उसे देखिए कि वो 64 नवांश लॉर्ड या 20 सेकंड रेस्कॉन लॉर्ड है। जनरली कंसेप्ट है खर प्लेनेट का। खर प्लेनेट यही होते हैं, और भी होते हैं कई, मगर इन दोनों को आप याद रख सकते हो। इन दोनों में से वो कोई भी बन रहा है, अब आपको देखना है वो बाधक हो गया, दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी तो बाधक हो गया। मगर बाधा किस काम में डालेगा ये देखना बहुत जरूरी है। तो बाधा किस काम में डालेगा, आप उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट में जाकर देखिए, क्या वो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्या, ये आपको देखना है कि वो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप क्या करिए, D9 चार्ट में जाकर देखिए। D9 चार्ट के अंदर वो यदि प्लेनेट जो भी बाधक आपका आ रहा है, वो बाय द वे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ है नहीं, मगर फिर भी मान लेता हूँ कि लेट मार्स बाधक आ रहा है आपका, तो आप देखिए वो D9 चार्ट के अंदर 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा है। जैसे मार्स 8वें भाव के अंदर आकर बैठ गया, 6, 8 या 12वें भाव के अंदर वो बाधक प्लेनेट आकर बैठा है, तो वो बाधक नहीं रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा वो किसी भी भाव में बैठा है तो वो बाधक की तरह एक्ट करेगा। यदि मैं इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए मैं मार्स को बाधक मान लेता हूं, और मार्स यहाँ पर देखिए D9 चार्ट के अंदर 8वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो बाधक होते हुए भी ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब मैं देखता हूं ये बाधक प्लेनेट क्या नौकरी में दिक्कत करेगा क्या, प्रोफेशन में, तो मैं D10 चार्ट में उसी मार्स को जाकर देखूंगा। D10 चार्ट में मार्स आपका 4थे भाव में बैठा है, तो ये D10 चार्ट मतलब आपके प्रोफेशन में बाधाएं क्रिएट करेगा ये बाधक प्लेनेट। यदि मैं अब इसको देखना चाहता हूँ D7 चार्ट के अंदर देखना चाहता हूँ कि ये मैरिड लाइफ बच्चों से रिलेटेड चीजों में तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, तब मैं क्या करूंगा, इसको देखे D7 चार्ट में जाकर देखूंगा इस बाधक प्लेनेट को। यहाँ पर मैंने ले लिया है ये D7 चार्ट, कहाँ गया, कई सारे चार्ट इसमें एक्चुअली बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में गायब हो गए। चलो एजुकेशन में देखना चाहता हूँ, D24 में देख लेता हूँ मैं इसको। सपोज मैं इसकी देखना चाहता हूँ एजुकेशन कैसी रही D24 में, तो आप जाकर देखिए मार्स कहाँ पर बैठा है, तो D24 में 12वें भाव के अंदर बैठ गया, तो इसकी ये एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। दिस इज द कंसेप्ट। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, बाधक का ओवरऑल कंसेप्ट क्या है, बाधक किस काम में डालेगा, ये भी हमें पता चल जाएगा कौन बाधक होगा। तो इसका स्टेप नंबर 1 आप नोट कर लें कि आपका लग्न के हिसाब से बाधक होने के लिए प्लेनेट क्वालिफाई करता है। यदि चर लग्न है तो आपका 11th लॉर्ड, यदि फिक्स लग्न है जिसको हम 2, 5, 8, 11 बोलते हैं तो आपका 9th लॉर्ड, यदि डुअल साइन है, द्विस्वभाव लग्न है, तो उसके लिए 7th लॉर्ड बाधक हो जाता है। जैसे इस केस में आपका यहाँ पर ये मूवेबल साइन है तो 11th लॉर्ड मार्स बाधक हो सकता है, मगर बाधक होने के लिए उसे खर प्लेनेट होना जरूरी है। अब खर प्लेनेट में वैसे बहुत सारे रूल हैं, मगर आप इतना याद रख सकते हो कि 64th नवांशा लॉर्ड भी यही प्लेनेट बन रहा है, या 22nd रेस्कॉन लॉर्ड भी यही प्लेनेट बन रहा है, तब ये बाधक हो गया। तो 64th नवांशा हम देखते हैं D9 चार्ट में चंद्रमा से 4थे भाव का स्वामी, यहाँ पर जब चंद्रमा बैठा है तो इससे 4th हाउस का स्वामी जो होगा वो 64th नवांशा लॉर्ड होगा। इसके अंदर सूर्य होगा 64th नवांशा लॉर्ड, और 22nd रेस्कॉन लॉर्ड आप D3 चार्ट में जाएंगे जिसको रेस्कॉन बोलते हैं, उसके अंदर जो 8th हाउस के अंदर जो भी राशि है उसके लॉर्ड को 22nd रेस्कॉन लॉर्ड बोलते हैं। तो ये यदि जो बाधक प्लेनेट है इन दोनों कंडीशंस को भी फुलफिल कर रहा है तो वो बाधक क्रिएट करेगा। अब ये बाधक डिक्लेयर कर दिया हमने कि ये बाधक हो गया, अब हमें देखना है वो किस काम में बाधक क्रिएट करेगा। तो अब हर काम का एक डिविजनल चार्ट है आपकी कुंडली के इसके अंदर, पाराशरी के अंदर। तो जैसे मैरिज से रिलेटेड डिविजनल चार्ट है D9। अब आप देखोगे कि मार्स बाय द वे आपका बाधक हो गया, तो वो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बाधाएं क्रिएट करेगा क्या, तो आप D9 चार्ट में मार्स की स्थिति देख लीजिए। यदि वो 6, 8, 12 में प्लेस्ड है आपका तो बाधा क्रिएट नहीं करेगा।
6, 8, 12 में चला गया तो बाधा क्रिएट नहीं करेगा। तो इस केस में यदि मार्स बाधक होता तो इसकी मैरिड लाइफ में बाधा क्रिएट नहीं करता। अब आपको इसके प्रोफेशन के अंदर देखना है कि नौकरी वगैरह में तो बाधा क्रिएट नहीं करेगा। तो आप D10 चार्ट में चले जाइए। D10 चार्ट में उसी मार्स को देखिए, तो मार्स आपका यदि 6, 8, 12 में रखा होता तो बाधा क्रिएट नहीं करता, मगर इसके चौथे भाव में बैठा हुआ है तो इसकी नौकरी से रिलेटेड वो बाधाएं क्रिएट करेगा, उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं क्रिएट करेगा। इसी तरीके से आपको यदि देखना है और किसी मैटर में, एजुकेशन में तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो अब D24 चार्ट एजुकेशन के लिए होता है, तो D24 चार्ट के अंदर आप जाएंगे और D24 चार्ट में आप देखेंगे यदि वो 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो यहाँ पर देखिए 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो एजुकेशन में भी वो दिक्कतें क्रिएट नहीं करेगा। और किसी चीज में आप देखना चाहते हो कि D4 में आपकी डेस्टिनी, भाग्य में तो दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा, तो ये D4 चार्ट के अंदर गए और मार्स आपका यहाँ पर 6, 8, 12 में नहीं बैठा हुआ है, 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये आपका एजुकेशन में भी प्रॉब्लम, उसमें आपके भाग्य में भी दिक्कत करेगा, डेस्टिनी, वेल्थ में भी क्रिएट करेगा। इस तरीके से हम सर फिर D12 जी सर फिर D12 में भी पेरेंट्स के उसमें D12 देखेंगे। यस, हर एक केस में पेरेंट्स के लिए आगे आप जैसे लग्न में बैठा है तो इसके लिए पेरेंट्स से रिलेटेड मैटर्स में बाधा क्रिएट करेगा। Sir, in Leo ascendant, if Mars is proved to be Badkesh and it is Yog Karak as well as, then how will we नहीं, enter? योग कारक एक अलग जगह, अलग चीज है। वो आपका योग कारक तो अपनी दशा में ही तो हुआ है योग कारक। कोई भी प्लेनेट योग कारक जैसे भी होता है, इट इज ओनली ड्यूरिंग इट्स दशा, बगैर दशा के तो वो योग कारक नहीं रहता, उसका योग कारक की तरह कोई रोल नहीं होता। तो वो आपका And Badkesh will act as if Dasha is there or not. नहीं, if dasha is there then it will give the result of योग कारका and it will give obstructions related to bhavas, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। It is not overall obstructive in nature, it will obstruct only in the significations of those divisional charts in which it is not placed in 6, 8 and 12. सर जी 6, 8 के 12 के अलावा जहां भी होगा तो प्रॉब्लम देगा, 6, 8, 12 में होगा तो नहीं देगा। 6, 8, 12 मतलब मैलिफिक हाउसेज में जाकर उसकी प्लेसमेंट की वजह से वो बाधा क्रिएट करने की उसकी कैपेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। बाकी कहीं पे भी है तो वो उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में आपको बाधाएं क्रिएट करेगा, चाहे वो आपका लग्नेश ही क्यों ना हो। तो सर जब दशाओं में आएगा तभी करेगा ना सर प्रॉब्लम। तो फिर नहीं क्रिएट करेंगे ही करेंगे सर, बाकी सब बाउंड। एक जना मैडम आप कंटिन्यू मत पूछिए ना, और किसी को पूछने दो, एक जना सर वही तो कंफर्म कर रही थी, जैसे 6, 8, 12 में चले गए फिर तो नहीं करेंगे, तो और बाकी जितने भी गएंगे तो करेंगे जहाँ पे भी करेगा अदरवाइज। नहीं, अब क्या कह रहे हैं प्रवीण जी, क्या क्वेश्चन आपका? जब दशाओं में आएगा तभी तो करेगा सर प्रॉब्लम, ये प्रॉमिस में करेगा बात नहीं, वो हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मार्स मतलब मार्स का किसी से आपका लिंक बन गया, किसी को एस्पेक्ट कर रहा है, और ऑब्वियसली जब दशा वगैरह होंगी तो बगैर दशा के तो रोल होता नहीं है, मगर किसी के साथ वो कंजक्टेड होकर बैठा हुआ है, किसी को वो एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो जब उसकी दशा है, कोई भी प्लेनेट बगैर दशा के तो कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं वो ठीक है, तो फिर दशाओं में तो एज ए योग कारक ट्रीट करेंगे सर, एज ए बाधक ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम योग करेंगे डिविजनल चार्टों में वो आपका बाधक हो रहा है, उनके रिलेटेड रिजल्ट में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, जिनका बाधक नहीं है उनके रिजल्ट दे देगा। तो अगर D9 में प्रॉब्लम कर रहा है हमारा और शादी का टाइम आ रहा है, तो उसमें फिर वो शादी होना हो सकता ना हो उस टाइम पे, योग कारक शादी देता भी कब है? नहीं सपोज योग कारक नहीं कह रहा हूँ, बाधक की अंतर दशा आ रही है और इवेंट देख रहे हैं, गोचर मिल रहा है, तो उस टाइम मना करते शादी नहीं होगी। पूरी तरह बाधक हो रहा है क्वालीफाई, तो वो अपनी मैरिज नहीं होने देगा। अच्छा, और बाद में भी प्रॉब्लम कर सकता है। हाँ, पर वो आप ये मान के चलिए कि जो बाधक प्लेनेट होता है वो उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपका किसी इवेंट को रोक दे, उसमें कुछ स्ट्रगल देगा, इतना ही मान के चलो। ये मत मान के चलो कि बाधक की दशा आ गई तो वो काम होगा ही नहीं, मतलब वो आसानी से नहीं होगा, थोड़ा जैसा रास्ता रोक लेता है कोई भी बंदा आपका, और साइड से आपको निकलना है या लंबा तय करना पड़ता है। जैसे आप कहीं टी पॉइंट पर फंस गए या ऐसी जगह पर फंस गए जहाँ पर आगे रास्ता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? लौट के किसी और रास्ते से जाओगे। बाधक का केवल इतना ही रोल है। तो अरिष्ट में सर ओनली प्लेसमेंट सर, अरिष्ट में तो और ज्यादा प्रॉब्लम कर देगा सर D30 में, तो क्योंकि एक तो पहले 64 वहां से 22 में देश कांड का स्वामी है, और फिर अरिष्ट की में अगर सही जगह पे 6, 8, 12 में नहीं है तो फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देगा सर। किसमें? D30 में, अरिष्ट में D30 में अगर 6, 8, 12 में नहीं है फिर तो बहुत खतरनाक हो जाएगा सर।
खतरनाक बाधक ही तो है, कोई मारक थोड़ी है। क्योंकि अरिष्ट तो लगा ही बाधा देगा क्या सर होती ये है? बाधा ये है कि आपका आपका जो कोई भी काम है उसको आसानी से नहीं होने देगा, मगर होने तो देगा ही ना एटलास्ट। और भी प्लेनेट का इम्पेडिमेंट। तो रोल है, एक ही प्लेनेट थोड़ी रिजल्ट देता है। मतलब आपका जो जी सर। काम बन रहा होगा, जो बाधक प्लेनेट की यदि दशा होगी तो उस काम को बनने में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। बाधक को ये मत मानो कि वो होने ही नहीं देगा, ऐसा नहीं है। बाधाएं जो होती है, इट इज द रास्ते में जो आपकी डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा, मगर डिस्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज यदि जिस प्लेनेट की दशा चल रही है दूसरे की, यदि उसके अंदर इतनी ताकत है तो वो आपका काम हो जाने देगा। आप उसको ओवरऑल अरे पार्थ आरती को माइक किसी भी बंद करा चीज दो। को एब्सोल्यूट टर्म्स में मत लिया करो कि ये बाधक हो गया तो जी सर। काम ही नहीं होगा, या मारक हो गया तो मार ही देगा, ऐसा नहीं होता। बाधक प्लेनेट का जी सर। मतलब आपके काम को कंफर्टेबली नहीं होने देगा, आपको थोड़ी स्ट्रगल होंगी, उसके बाद वो काम होगा। जी सर। सर ओनली फॉर प्लेसमेंट सर। एक मिनट रुक जाओ, मैं जिसको कहूँ वो बोलेगा। अग्रवाल साहब, आपने कुछ पूछना है क्या? नो सर। डागा जी? स्वाति? हाँ जी। अब बाधक के प्लेस पे अगर 2 प्लैनेट्स बैठे हैं तो उनमें से किसको फिर बाधक नहीं मानेंगे? नहीं, बैठने से नहीं बाधक होता, वहां जो राशि रखी हुई है ना उस भाव में, अच्छा अच्छा। उसका लॉर्ड बाधक होता है। अच्छा, वो प्लैनेट जो बैठे हुए हैं वो उनसे कोई रिलेशन नहीं उनसे है? कोई नहीं मतलब है, लॉर्ड होगा। जैसे लाइक इस केस में 8 साइन है लग्न यहाँ पर 11वें हाँ। भाव में, तो ये 8 साइन का लॉर्ड मार्स बाधक हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ओके। हाँ। सर एक चीज, जी सर बाधक भी है, खर्च भी है और मार्केश भी है, तीनों, तब तो वो काम फाइनल करेगा ही। नहीं, अभी बताता हूँ सर, मैं मार्केश का भी बताता हूँ, एक मिनट। पहले बाधक का क्लियर हो जाए। रजनी मैम, आप कुछ पूछ रहे हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ सर। सर अगर 85th द्वादशांश लॉर्ड हो गया अगर बाधकेश, तो क्या करेगा सर? वो बाधकेश खुद दशा लॉर्ड हो गया। नहीं हाँ। नहीं सर, 85 दृष्टिकोण का द्वादशांश का लॉर्ड हो गया सर वो। एक्चुअली क्या होता है, 85th द्वादशांश जो लॉर्ड होता है ना, वो बहुत और हायर डिवीजन हो जाता है, इसलिए उसका असर उतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है सर। और भी आप माइन्यूट चलेगा ना, एक्चुअली देखो इसमें तो हम 20 सेकंड पे जा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 22वां हिस्सा है 64th नवांशा लॉर्ड, एक्चुअली 64वां हिस्सा है। और 85th जो द्वादशांशा लॉर्ड है वो 85वां हिस्सा होगा, तो वो उतना ज्यादा उसका असर कम हो जाएगा। ठीक है सर। जी रमा मैम। सर सर यदि बाधक हाउस में राहु या केतु बैठे हो अकेले, तो क्या वो बाधक केस की तरह काम करते हैं? नहीं, बाधक हाउस नहीं होता, केवल प्लेनेट होता है। हाँ, मतलब जैसे कि डुअल साइन में 7th हाउस बाधक हाउस बनता है, तो उसका बाद केस लॉर्ड जैसे मरकरी हुआ, बाधक हाउस तो नहीं अगर बनता। उसमें सर राहु बैठा है तो क्या राहु बाद केस की तरह काम करेगा? नहीं नहीं, वो बाधक हाउस नहीं है, केवल उसका लॉर्ड बाधक प्लेनेट है, और वो किन डिविजन्स में करेगा वो मैं बता चुका हूँ। वहां पे जो प्लेनेट बैठा है वो बाधक नहीं होता। तो सर जो ओके ठीक है सर, बाद केस अगर मतलब राहु को देख रहा हो, नहीं कुछ भी कर रहा हो वो अच्छा, नहीं नहीं, वो अच्छा उसका ओके, बस ठीक है सर। तो सर जब बाद की इसकी दशा आती है तो आपके कामों में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सीधे सीधे होते नहीं है। देखो लग्नेश है जैसे, तो वो लग्नेश खुद ही होता है, और किसी को लग्नेश नहीं बना सकते आप। लग्नेश होता है लग्न जी लॉर्ड, सर। और लग्न में जितने भी प्लेनेट बैठ गए उनका कोई लेना देना नहीं है लग्नेश से। लग्नेश एक प्लेनेट है। अब ऐसे ही बाधकेश एक प्लेनेट है बस। सातवें तो भाव में उसका लॉर्ड होने से वो बाधक हाउस नहीं कहलाएगा, बाधक घर नहीं कहलाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो उसका लॉर्ड केवल बाधकेश होगा बस। और ओके सर, जो ठीक मैंने 2 कंडीशन बताई है ठीक वो है, ज्यादा थैंक यू सर। इंपॉर्टेंट है बजाय उस प्लेनेट के, कि वो आपका खर प्लेनेट होना चाहिए। खर प्लेनेट बहुत सारे होते हैं, मगर आप मोटा मोटा 64 नवांश लॉर्ड एंड 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड लो। अब आपने डिसाइड कर लिया ये बाधकेश बन गया। अब आप देखिए किस डिविजनल चार्ट के 6, 8, 12 में वो बैठा हुआ है। जिस डिविजनल चार्ट के 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, उस डिवीजन से रिलेटेड वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा।
जिसके 6-8-12 में नहीं बैठा है उस डिवीजन से रिलेटेड कामों में उसकी दशा और अंतरदशा में उन वर्कों को वो डिले करेगा या होने देने में डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा। इससे ज्यादा कोई मतलब आपने लगाना नहीं है इसका। सरकार जी आप पूछिए। सर ओनली फॉर प्लेसमेंट सर डिविजनल चार्ट में, ना कि अगर लॉर्ड हो जाए सर 6 से 12 का? नहीं नहीं, बैठा हो ओनली प्लेसमेंट। ओके सर, ओके ओके। दागा जी आप पूछ रहे हो कुछ? नहीं, चलो आप कविता मैम आपने कुछ पूछना है? सर जैसे जो भी मतलब वो है 11th लॉर्ड बाद के शहचर लगन में, वो D1 में भी उसमें बैठ गया है, उसमें 8th हाउस में, और D9 में भी 8th में चला गया है, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं देगा ना सर? नहीं, D9 से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में नहीं देगा। D1 में कहीं भी बैठा हो उससे कोई नहीं मतलब है। ठीक। बात केस। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन था मार्केस, मारक ग्रह जिसे बोलते हैं। तो पहली चीज तो सब ये ध्यान रख लेना, मारक उसको नाम मारक दिया हुआ है और उसको आप मारक जैसा कुछ भी लेकर ना चलें उसके अंदर, कि मारक का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं। मारक के बहुत सारे नियम हैं और के 8 तरीके के मारक होते हैं। 8 टाइप ऑफ मारक प्लैनेट होते हैं जिन्हें म्यूट कर लें प्लीज मैम, ज्योति मैम म्यूट कर लें। देखिए 8 टाइप ऑफ मारक होते हैं। आप जिसे मारक समझते हो सब लोग, वो तो मारक सबसे कमजोर होता है। आप में से कोई भी, एक्चुअली मैं ऐसे ही बात करता हूं, आप बताइए किस चीज को मारक समझते हो आप? एक Second माइक्रोफोन ऑन ना करें, पहले हैंड रेज करें। माइक्रोफोन ऑन ना करें, हैंड रेज करें केवल। मैं जिससे कहूं वही ऑन करेगा केवल। बाकी लोग भी रेज करो, यहाँ पे तो बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं कि जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो। हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो आपको मारक का कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि मारक 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 हम सुनते रहते हैं। तो चलो, वेरी गुड। केवल अपना आंसर करके वो रख देना। आप कविता मैम आप बताओ मारक कौन होता है? सर जो पढ़ा हुआ तो 2nd और 7th लॉर्ड सर। ठीक है, और कोई कंडीशन? सर वो उसमें तारा कंसेप्ट में भी देखते हैं, उसमें भी जो वध तारा में आता है प्लैनेट। छोड़ दो वैसे। और कोई? चलो आप म्यूट कर लो मैडम। सरकार जी आप बताओ। चलो नहीं बोल रहे। रेखा मैम? सर सेकंड लॉर्ड और सप्तमेश ही कोई बताया था कि ये मार्किश होते हैं। अच्छा, और कोई नहीं? अनंत लक्ष्मी मैम? सर से वो कहीं तो एक परसाचार्य का नियम लिखा बोला था, वो मुझे अभी करेक्टली याद नहीं आ रहा है। एंड सेकेंडली, सपोज फर्स्ट हाउस का लॉर्ड एंड द सेकेंड हाउस का लॉर्ड आर फ्रेंड्स, then the 7th house lord becomes a markish, right? Okay. मारक ग्रह। ओके ओके, तो अच्छा है, आपने एक नया कंसेप्ट बताया। और कुछ? दुर्गेश जी तो 8th भाव के लॉर्ड को मैडम, भी अब तो आपने बता सर जी दिया, 8th म्यूट कर लो प्लीज। आप बीच में मत बोला करो। और सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मैंने आपको सबसे पहले बोला है। दुर्गेश जी? सर द्वितीयेश और सप्तमेश के अलावा अष्टमेश और खर्चेश को भी मारक माना जाता है, और कई बार शनि भी मारक स्थान में मारक बन जाता है सर, लघु पाराशरी के हिसाब से। वेरी गुड। आप और आगे बढ़िए। देखो आगे अपना भी यहीं से निकलना। परवीन जी आप बताओ। सर 7 लॉर्ड इन 7 हाउस, और सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड कंजक्टेड विद शनि, प्रबल मारक। नंबर 3 जो भावार्थ रत्नाकर के हिसाब से है, छठे में 8वें की और दूसरे में 12वें की, या 8वें में छठे की या 12वें में दूसरे की, तो वो दशा भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, एज ए मार्केट लगा सकती है। ठीक। रमा मैम?
सर सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस लॉर्ड, और सर एक जो मैंने और पढ़ा है वो थर्ड हाउस लॉर्ड और 12th हाउस लॉर्ड भी मारक होता है। ठीक ठीक है, बिपिन चंद्र जी। सर लॉन्गेविटी के टाइम में जो देखा जाता है वो लास्ट में एंड में जब कौन इंसान, एलिजिबल होता है सर, ये बताओ, मारक बनने के लिए कौन से प्लेनेट ये तो एलिजिबल है? सेवंथ जो है, सेवंथ सर, सेवेंथ है। अच्छा, अब भारती सर में मैं जो बताऊं? एट है उसका 12 ये है। जी ठीक है सर, वो आप कंसेप्ट ठीक बता रहे हो। भारती मैम। सर हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर सेकंड थर्ड सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ 11th एंड 12th इनमें से जो ग्रह दो भाव का स्वामी होता है वो प्रबल मार्केश माना जाता है। वेरी गुड। अब आपका और भी आ गया, कंसेप्ट आ गया। ज्योति कृष्णन मैम, नहीं सत्येंद्र थैंक यू पाल मैम। मैम। थैंक यू सर। आई वॉज ऑल्सो अबाउट टू से द सेम थिंग, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। तो हमारा के टाइम में तो 3 6 10 11 12 प्रेजेंट मार्केट सेकंड एंड 7 and अलावा 8 लॉर्ड, so all these things, so she just said it, so that's why I muted it. ओके, रजनी अग्रवाल मैम। Thank you. जी सर सर मेरा छिद्र ग्रह सर, छिद्र ग्रह और उसके साथ बैठे हुए प्लैनेट शनि अनकंडीशनल सर। जी विघ्नेश कुमार जी हाँ जी। मैम है विघ्नेश। हाँ यस सर। जी सर अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो जुपिटर और इसमें वीनस सबसे प्रबल मारक, उसके बाद मरकरी, उसके बाद मून, नहीं, क्योंकि कौन शुभ से ग्रहों में कब एलिजिबल होते हैं ये, कब एलिजिबल होते हैं? if Jupiter and Venus becomes the second lord and sits in seventh house, they becomes Prabal Marak. ओके ओके, वेरी गुड। और सही है जी। और कुछ बता रहे हैं, बताइए। उसके बाद मरकरी, उसके बाद हाँ, मैं एक्चुअली इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप सब लोग अपना सर माइंड को एनर्जाइज कर लें, और आपको एक मारक चीज का और बताऊं सर। कंसेप्ट आज के बाद क्लियर होना चाहिए सबको। प्रतिभा सर मैम, ऐसे सभी ग्रह जो लगन के मित्र ना हो सर। वो सब मारक थोड़ी हो जाते हैं कि जो मित्र ही नहीं है वो सब मारक कैसे हो जाएंगे? प्रतिभा मैम। प्रतिभा चौधरी मैम, आपने एंड्रेस किया हुआ है। अच्छा चलो, राजेंद्र शर्मा और जी। जी प्रतिभा मैम बोलिए। हाँ 64वें नवांश में जो प्लैनेट आएगा सर। अच्छा 64वें नवांश में आएगा, ठीक है। और हाँ जी हाँ। राजेंद्र शर्मा और मैम, सेकंड जी जी, लॉर्ड, कौन सा? केंद्र में जो दो भाव का स्वामी है, जैसे गुरु को ज्यादा मार्केश मानते हैं, केंद्र में जो दो भाव का स्वामी रहता है। जिसको केंद्राधिपति दोष हो जाता है। जी जी हाँ, उसको गुरु को ज्यादा मार्केश मानते हैं। जी जी जी, ठीक है। और किसी ने कुछ बताना हो? सर 7th हाउस में गुरु स्वराशि का हो या शुक्र स्वराशि का हो। ठीक है, देखो सबने सारा कुछ सही बताया है, किसी ने कुछ गलत नहीं बताया। तो अब मारक पे आ जाते हैं। मैं बताता हूं आपको, आपने सबने बताया, मैं उसको सभी को समअप करूंगा। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, देखो मारक मारक कितनी बात करते हैं, मारक है। और मारक का असली मीनिंग मैं बता रहा हूं आपको। आप जो कह रहे हो सेकंड और सेवंथ लॉर्ड, नो डाउट वो दोनों मारक होते हैं, पर एक कंडीशन है। देखिए, कोई भी प्लेनेट जो लग्न का मित्र होगा, पहला नियम ये याद रखिए, वो कभी भी मारक नहीं हो सकता। पहला नियम आप ये नोट कर लो, लग्न का मित्र, चाहे वो सेकंड लॉर्ड ही क्यों ना हो। जैसे आपका देखिए पाइसेस लग्न लीजिए आप, मीन राशि की लग्न है, उसका सेकंड लॉर्ड मंगल होता है, मगर वो लग्नेश जुपिटर का मित्र होता है, तो मंगल मीन राशि के लिए मारक नहीं होगा। इस नियम को सबसे पहले समझ लीजिए आप, कि जो भी लग्नेश का मित्र है, एक मैम ने बताया था कि जो फर्स्ट हाउस का फ्रेंड हो, यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड, तो वो मारक नहीं होगा। मैम ने बताया था, वो करेक्ट कंसेप्ट है, मगर आप इसको थोड़ा पूरे टोटलिटी में होलिस्टिकली आप इसको याद रखें कि कोई भी प्लेनेट यदि आपका वो मारक के लिए एलिजिबल भी हो रहा है, लग्नेश का फ्रेंड है, तो वो मारक नहीं होगा। पहली चीज ये ध्यान रखनी है। अब मैं इसको कंसेप्चुअली समझाता हूं, मैं चार्ट शेयर करता हूं थोड़ा सा, और उसमें आपको इसको थोड़ा कंसेप्ट में समझाऊंगा आपका।
यहाँ पे आपको ये 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे आपको एक कुंडली नजर आ रही है, इसके अंदर ये 8th हाउस को एक्चुअली आयु भाव बोलते हैं, एज, 8th हाउस एज दिखाता है। और इसके बाद तीसरा भाव 8वें भाव से 8वां भाव होता है, इसको भी आयु भाव बोलते हैं। तो दोनों आयु भाव हैं, 8वां भाव और तीसरा भाव, ये दोनों एज को रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्जिविटी के अंदर। अब किसी भी भाव से 12वां भाव उसका लॉस होता है, तो लॉस ऑफ आयु मतलब लॉस ऑफ एज, तो 8वें भाव से 12वां भाव 7वां भाव हुआ, इसलिए इसे मारक भाव बोलते हैं। और तीसरा भाव भी आयु को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे 12वां भाव दूसरा भाव हुआ, इसलिए उसे भी मारक भाव बोलते हैं। तो आपके 2 मेन मारक भाव जो बने वो बने दूसरा और 7वां भाव। मैंने आपको लॉजिक बताया है क्यों दूसरे और 7वें भाव को मारक मानकर चलते हैं, क्योंकि 7वां भाव 8वें से 12वां है और दूसरा भाव आपका तीसरे से 12वां है, तो ये दोनों मारक भाव हो गए। तो इन दोनों के स्वामी मारक होंगे, मगर कंडीशन क्या है, इन दोनों के स्वामी आपके यहाँ पर लग्नेश के मित्र नहीं होने चाहिए। जो लग्नेश के मित्र नहीं होंगे वो आपके फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट होंगे, ध्यान रखना, फंक्शनल मेलिफिक। जितने भी लग्नेश के मित्र होते हैं कुंडली के लिए वो फंक्शनल बेनिफिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, फंक्शनल मेलिफिक कभी भी नहीं होते। तो मार्केश या मारक प्लेनेट उस कुंडली के लिए, अलग अलग कुंडलियों के लिए अलग अलग फंक्शनल मेलिफिक होगा। अभी देखिए कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल है, ये कुंडली आपको दिख रही होगी, इसमें सेकंड लॉर्ड सैटर्न है और लग्न लॉर्ड भी सैटर्न है, तो क्या मारक होगा? क्या लग्न लॉर्ड कभी मारक नहीं हो सकता। तो आप ये नियम जो बोलते हैं आउटराइटली कि सेकंड लॉर्ड मारक हो गया, इसको थोड़ा करेक्ट कर लें कि सेकंड लॉर्ड या 7th लॉर्ड मारक उसी कंडीशन में होगा जब वो लग्नेश के मित्र नहीं है। तो पहली कंडीशन ये है, तो सेकंड लॉर्ड 7th लॉर्ड मारक प्लेनेट होते हैं मगर वो लग्नेश के मित्र नहीं होने चाहिए। दूसरा, यहां पर बैठे हुए भी मेलिफिक प्लेनेट यदि दूसरे और 7वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं वो भी मारक है। मेलिफिक प्लेनेट दूसरे और 7वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो पहला मारक सबसे प्रबल मारक माना जाता है। प्रबल का हालांकि इसमें अलग अलग कंट्रोवर्सी है तो मैं प्रबल वर्ड नहीं बोलूंगा। सेकंड लॉर्ड जो लग्नेश का मित्र ना हो वो मारक है। 7th लॉर्ड जो लग्नेश का मित्र ना हो वो मारक है। इसके बाद सेकंड लॉर्ड के साथ जो प्लेनेट बैठा हुआ है मेलिफिक, वो भी मारक हो जाएगा। कंडीशन ये है मेलिफिक होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं मेलिफिक मतलब जो लग्नेश का मित्र नहीं है वही मेलिफिक होगा कुंडली के लिए। तो सेकंड लॉर्ड के साथ जो प्लेनेट बैठा है वो भी आपका मारक हो जाएगा। 7th लॉर्ड के साथ जो प्लेनेट बैठा है वो भी मारक हो जाएगा। तो 4 यहां पर मारक मैंने आपको अलग अलग किस्म के बता दीजिए। सेकंड लॉर्ड मारक है, 7th लॉर्ड मारक है, सेकंड हाउस में जो प्लेनेट बैठा है वो मारक है, 7th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है वो मारक है, सेकंड लॉर्ड के साथ जो प्लेनेट बैठा है वो भी मारक है और 7th लॉर्ड के साथ जो भी प्लेनेट बैठा है वो भी मारक है। आप केवल प्लेनेट को पिक करके देख लीजिए वो लग्नेश का मित्र तो नहीं है, यदि मित्र है तो उसको लिस्ट में से हटा दीजिए। अब आती है आगे की बात। इसके अलावा आपका 12th लॉर्ड भी मारक होता है, 12th लॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग लेवल का मारक होता है। नेक्स्ट, यदि आपका शनि 11th एंड 12th लॉर्ड है, आपका 11th एंड 12th लॉर्ड होकर दूसरे भाव में बैठ जाए, 11th एंड 12th लॉर्ड होकर सैटर्न दूसरे भाव के अंदर बैठ जाए तो वो आपका सभी मारकों पर सुपरसीड करता है, सबसे स्ट्रॉन्ग मारक शनि बन जाता है उस केस में। यदि वो आपका 11th एंड 12th लॉर्ड दोनों भावों का स्वामी होकर मारक भाव दूसरे भाव में बैठ जाए तो देखिए वो 11th और 12th लॉर्ड होकर दूसरे भाव में बैठ गया तो वो नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट भी हो गया और फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट भी हो गया और मारक भाव में बैठकर वो उस वजह से भी मारक हो गया तो वो प्रबल किस्म का मारक बन जाता है। एक जो क्वेश्चन आया था कि आपका 2 केंद्रों का स्वामी, जैसे जुपिटर 9 एंड 12 साइन भाव का स्वामी हो जाए, यहाँ पर 9 और उसका स्वामी कब होगा 3 साइन की जब कुंडली हो, मिथुन लग्न की जो कुंडली होती है उसमें जुपिटर सप्तमेश भी होता है और 10th लॉर्ड भी हो जाता है। अब वो सप्तमेश और 10th लॉर्ड होकर वो मारक हो गया और वो मगर 7वें ही भाव में आकर बैठ गया तो वो डबल स्ट्रॉन्ग लेवल का सबसे हाईएस्ट लेवल का मारक हो जाता है।
जुपिटर वो ऐसा मारक हो जाएगा यदि 7वें भाव के अंदर बैठ गया मिथुन लग्न की कुंडली में कि वो उस पर्सन को 1 मिनट भी मतलब मौका नहीं देगा जिंदा रहने का। जब उसकी बारी आएगी तो उसको चटपट में किल कर देगा। और इसी तरीके से आपका शुक्र भी यदि मारक हो जाता है, यहाँ पर 7 साइन आ गया तो शुक्र मारक हो गया और यहीं पर आकर बैठ गया वो, तो वो पाइसेस वो एरीज लग्न की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में शुक्र सप्तमेश होता है, मारक होता है। मेष लग्न की कुंडली में वो चंद्रमा का मित्र भी नहीं होता है, इसलिए मारक हो गया, और वो 7वें भाव के अंदर बैठ जाता है तभी भी वो आपका मारक हो जाता है। इसके अलावा और भी लोअर क्वालिटी के मारक हैं सभी आपके छिद्र ग्रह। छिद्र ग्रह 8 तरीके के ग्रह होते हैं, छिद्र ग्रह वो भी सब मारक होते हैं। अब पहले मैं समअप कर देता हूं क्योंकि मैं कई मारक बोल चुका हूं। 2nd लॉर्ड मारक है आपका, 7th लॉर्ड मारक है आपका। कंडीशन मैंने पहले ही बता दी है, वो लग्नेश के मित्र नहीं होने चाहिए, शत्रु ही होने चाहिए। फिर 2nd हाउस के अंदर जो लग्नेश का मित्र प्लेनेट नहीं बैठा है वो भी मारक है, 7वें भाव के अंदर बैठा है वो भी मारक है, 2nd लॉर्ड के साथ जो बैठा है वो भी मारक है, और 7th लॉर्ड के साथ बैठा है वो भी मारक है। मतलब मारक के साथ जो मेलिफिक प्लेनेट बैठ गया वो मारक हो गया। इसके अलावा आपका शनि यदि 11th एंड 12th लॉर्ड होकर दूसरे भाव में हो जाता है तो परम स्ट्रॉन्ग लेवल का मारक हो जाता है। फिर आते हैं आपकी छिद्र ग्रह। छिद्र ग्रह जनरली 7 तरीके के होते हैं, वो सभी मारक की तरह एक्ट कर लेते हैं। छिद्र ग्रह कौन कौन से होते हैं? 8th लॉर्ड, 8वें भाव का स्वामी, 8th हाउस में बैठा हुआ ग्रह वो भी छिद्र ग्रह होता है आपका। 8th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ ग्रह, उसके साथ युति में जो ग्रह बैठा हुआ है वो भी छिद्र ग्रह है। 64th नवांशा लॉर्ड वो भी छिद्र ग्रह है। 22nd दृष्टकोण लॉर्ड वो भी छिद्र ग्रह है। इसके अलावा आपका 85 द्वादशांशा लॉर्ड वो भी छिद्र ग्रह है। ये सभी के सभी छिद्र ग्रह है भी। और 8th लॉर्ड का परम मित्र, फास्ट फ्रेंड ऑफ द 8th लॉर्ड इज ऑल्सो छिद्र ग्रह। ये सभी के सभी प्लेनेट मारक की तरह एक्ट कर सकते हैं, मगर उतने स्ट्रॉन्ग मारक ये नहीं होते जितने हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। वो सबसे स्ट्रॉन्ग मारक हैं, मगर जो छिद्र ग्रह हैं वो सारे के सारे मारक की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब आपकी जब किसी भी पर्सन की एज पूरी हो चुकी है और इनमें से किसी की भी दशा नहीं चल रही है तो 3, 6 और 11 के जो लॉर्ड है, 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड भी मारक की तरह एक्ट कर सकते हैं। मगर आपको ये नियम याद रखना है कि आपके बहुत सारे हो गए। देखिए आपने सोचा कितने सारे बता दिए हमने। 2nd लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 2nd हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट, 7th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट, 2nd लॉर्ड के साथ बैठा हुआ प्लेनेट, 7th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ प्लेनेट। इसके बाद मैंने बता दिया शनि यदि 11th और 12th लॉर्ड होकर 2nd हाउस के अंदर बैठ जाता है तो सैटर्न भी मारक हो गया। इसी तरीके से फिर मैंने बता दिया आपका 8th हाउस छिद्र ग्रह, मतलब 8th हाउस से रिलेटेड जितने भी प्लेनेट हैं 8th हाउस के अंदर बैठा है, 8th लॉर्ड के साथ बैठा है, 8th लॉर्ड का वो परम मित्र है, 64th नवंशा लॉर्ड, 22nd दृष्टकोण लॉर्ड, 85th द्वादशांशा लॉर्ड, ये सभी के सभी ग्रह आपके मारक ग्रह हो जाते हैं। मगर इनमें एक कंडीशन को आपको याद रखना है कि कोई भी आपका लग्नेश का मित्र है वो कोई भी मारक नहीं होगा। जैसे देखिए एरीज लग्न की कुंडली में 8th लॉर्ड मार्स होता है खुद एरीज लग्न की कुंडली में, तो एरीज लग्न की कुंडली में मार्स आपका मारक नहीं होगा। 2nd लॉर्ड भी कई बार मारक नहीं होता, 7th लॉर्ड भी कई बार मारक नहीं होता। जो मैंने जुपिटर और मरकरी और वीनस की जो कंडीशन बताई है वो परम मारक हो सकते हैं आपके। वो जुपिटर और मरकरी एक दूसरे की लग्नों के लिए ही मारक होते हैं और किसी के लिए नहीं होते। जनरली जुपिटर 3 या 6 लगने के लिए 7th लॉर्ड होगा, 3 और 6 लगने के लिए मतलब मरकरी की लगने के लिए होगा 7th लॉर्ड, और ऐसे ही आपका मरकरी भी जुपिटर की लग्नों के लिए होगा। तो जुपिटर और मरकरी एक दूसरे के लिए लग्नों के लिए मारक हो जाते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के मित्र भी नहीं है, फ्रेंड भी नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे के लिए मारक की तरह एक्ट करते हैं। बाकी लग्नों के लिए ये मारक की तरह एक्ट नहीं करते। तो इतने अधिक टाइप के आपके मारक हो गए। और इसके बाद भी यदि इनमें से किसी की दशा नहीं हुई, किसी व्यक्ति की उम्र पूरी हो गई, इनमें से किसी की दशा नहीं आई, तब आपके 3rd, 6th और 11th लॉर्ड भी मारक की तरह एक्ट करते हैं। अब इन जनरल ऐसा माना गया है कि 2 ल्यूमिनरीज हैं, 2 ऐसे प्लेनेट हैं जो कि लाइट एमिट करते हैं और वो आपको जिंदगी देते हैं। सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। और जीवन का कारक भी सूर्य और चंद्रमा है। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जिंदा हैं वो सूर्य और चंद्रमा है। इसीलिए सूर्य क्योंकि हर तरह की एनर्जी देता है आपको, उसी की वजह से हम जिंदा हैं, इसलिए सूर्य को पिता का कारक माना गया है। पिता का मतलब जो आपका पोषण करता है,
वो पिता हो गया, इसलिए सूर्य को पिता का कारक माना गया है। और पिता कभी भी वो उसको आपको मारक की तरह एक्ट नहीं करेगा, इसलिए जनरल सूर्य कभी भी मारक नहीं होता और चंद्रमा भी कभी मारक नहीं होते, पिता और माता के कारक होते हैं। ये चाहे सेकंड लॉर्ड हो, चाहे ये 7th लॉर्ड हो, चाहे आपके 8th लॉर्ड हो, इन जनरल ये मारक की तरह एक्ट नहीं करते। तो देखिए सूर्य और चंद्रमा को आप एक्सक्लूड कर दीजिए मारक में से। हर एक कुंडली के लिए जो लग्न लॉर्ड है उसे आप एक्सक्लूड कर दीजिए मारक के लिए। हर एक कुंडली के लिए जो लग्न लॉर्ड के मित्र हैं उन्हें एक्सक्लूड कर दीजिए मारक के लिए। तो आपके पास 3-4 से ज्यादा ग्रह टोटलिटी में मारक बचेंगे नहीं। मैंने बता तो 20 तरीके के दिए, मगर हर एक लग्न के लिए केवल 3-4 से ज्यादा ग्रह मारक बचेंगे नहीं है। जैसे मैं ये कुंडली आपकी खोली हुई है 10th साइन है, इसके लिए ये शनि नहीं हो सकता, इसके लिए शुक्र मारक नहीं हो सकता, और इसके लिए मरकरी भी मारक नहीं हो सकता है। 3 प्लैनेट मारक नहीं हो सकते, और इसके लिए सूर्य और चंद्रमा भी मारक नहीं हो सकते, जो मैंने नियम बताया है। तो मारक बचे कितने से? नहीं के बराबर प्लैनेट इसके लिए मारक बचेंगे आपके, क्योंकि यहां पर तो आप देख लीजिए कि इसका 2nd लॉर्ड भी मारक नहीं है, इसका 7th लॉर्ड भी मारक नहीं है। चंद्रमा इसको बीमार करेगा, मौत नहीं दे सकता। तो यहाँ पर एक जुपिटर मारक हो सकता है क्योंकि वो 12th लॉर्ड है इस केस में, और आपका ये मार्स मारक हो सकता है, मगर वो वीक किस्म के मारक हो गए। तो कैप्रिकॉन लगने की कुंडली के लिए देखिए मारक कितने कम हो गए, इसलिए हम उसको डिफाइन बीसीओ तरीके से कर रहे हैं। मगर मारक प्लैनेट के लिए आपको बहुत केयरफुली देखना है। सबसे पहले तो आपको ये क्वालिफाई करना है, बाकी चीजें बाद में देखिए। लग्न क्या है, अब लग्न में से आप निकाल दीजिए कौन कौन से प्लैनेट मारक नहीं हो सकते। इसकी 10 साइन की लग्न है, तो 10 साइन की लग्न है तो लग्नेश खुद तो मारक नहीं हो सकता, शनि बाहर हो गया। लग्नेश का जो मित्र है, मतलब त्रिकोण के स्वामी इस कुंडली के अंदर जो भी है, इन जनरल वो मारेंगे नहीं। वो आपकी हेल्थ खराब कर सकते हैं, बहुत आपको बीमार कर सकते हैं यदि वो 2nd और 7th लॉर्ड है, मगर किल नहीं करेंगे आपको। तो जैसे यहाँ पर इस कुंडली के अंदर आपका त्रिकोण का स्वामी देखे योग कारक वीनस हो गया, वो भी मारक की तरह एक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पर यदि मैं बुध को देखता हूं तो वो भी त्रिकोण का स्वामी है, तो बुध भी मारक की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो 3 प्लैनेट ही आउट हो गए आपके मारक में से। फर्दर मैं यहाँ पर देखता हूं मारक में से 3 प्लैनेट को हमने आउट कर दिया। फिर सन और मून इन जनरल मारक नहीं होते। इन जनरल कभी कभार ऐसा होता है कि उनकी दशाओं में भी इंसिडेंट हो जाती है, पर हम उसको क्लासिकली, तो यहाँ पर 5 प्लैनेट आउट हो गए, बाकी 4 प्लैनेट हैं वही आपके मारक की तरह एक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्लैनेट नहीं करेगा। यहाँ पर मार्स कर देगा, क्योंकि देखिए ये आपका छिद्र ग्रह हो गया, 8th हाउस में आकर बैठ गया, तो वो छिद्र ग्रह होगा। छिद्र ग्रह मारक हो सकता है इजीली। यहाँ पर ये देखिए 12th लॉर्ड हो गया जुपिटर, वो भी मारक हो सकता है। तो यहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग किस्म के मारक 10 साइन की लगने के लिए कोई भी ग्रह नहीं होंगे, सभी ग्रह आपके वीक किस्म के मारक होंगे। इसको अब मैं समअप करता हूँ एंड में। आपको जब भी मारक ग्रह देखना है तो मैंने बताया जरूर, मगर आप उल्टा चलेंगे। लग्न देखेंगे, लग्न के जो भी मित्र ग्रह हैं, मतलब जो 5 और 9वें भाव के स्वामी हैं, वो जनरली मित्र ग्रह होते हैं, याद रखना। वो किल नहीं करेंगे, बीमार भले ही कर सकते हैं। दूसरा तो राहु केतु का भी कुछ होगा सर? हाँ, राहु केतु 2nd भाव में बैठे हैं तो मारक हो जाएंगे, 7वें भाव में बैठे हैं तो मारक हो जाएंगे, 2nd लॉर्ड के साथ बैठे हैं तो मारक हो जाएंगे, 7th लॉर्ड के साथ बैठे हैं तो मारक हो जाएंगे, 12वें भाव में बैठकर भी मारक हो जाएंगे, 8वें भाव में बैठकर भी मारक हो जाएंगे। वो मारक हो जाते हैं हर केस में। ठीक है, धन्यवाद सर। तो आपको सबसे पहले लग्न देखनी है कौन सी है, फिर लग्न के मित्र ग्रह देख लेने हैं आपको। तो लग्न के मित्र ग्रह हैं वो मारक नहीं होते, तो आपके कम से कम 3 प्लैनेट तो आपके हर केस में हट गए, और सन और मून को आप कोशिश करेंगे उन्हें मारक ना मानकर चलें। तो 5 प्लैनेट तो हर लगने के लिए मारक होते ही नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्लैनेट होंगे, इसलिए मैं बहुत कॉम्प्लिकेसी में जाना नहीं है। फर्दर अब मारक 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 क्या होता है कि देखो, मारक का मतलब ये नहीं होता कि वो मारेगा ही। मारक का मतलब होता है 7th लॉर्ड मारक होता है। देखो आप समझो थोड़ा सा, आपने देखा होगा 7th लॉर्ड मारक होता है, मगर 7th लॉर्ड तो मैरिज भी कराता है। अब वो वही मारक है और वही मैरिज करा रहा है, तो कहते हैं मैरिज मौत समान है। ऐसा नहीं है ना, मैरिज मौत के समान थोड़ी है। 7th लॉर्ड आपको पार्टनरशिप भी करवाता है। तो क्या है, आपको मारक का रोल आता है जब व्यक्ति की एज पूरी होगी हो।
जो भी मारक वर्ड यूज करता है वो सबसे पहले उसको एज निकालना आना चाहिए पैम मेथड से। एज निकालने का पैम मेथड होता है। पैम मेथड से आपको यदि एज निकालना नहीं आता तो आप मारक वर्ड मत यूज करिए कभी भी। कोई भी प्लेनेट मारक नहीं है आपकी कुंडली में। सेकंड लॉर्ड आपको वेल्थ देता है, सेकंड लॉर्ड आपको फूड प्रोवाइड करता है, सेकंड लॉर्ड आपको फैमिली देता है, सेकंड लॉर्ड ही आपको बच्चे देता है, सेकंड लॉर्ड आपको वाइफ देता है, हस्बैंड देता है। इसी तरीके से जो सेवेंथ लॉर्ड है वो आपको पार्टनरशिप देता है, पद प्राप्ति देता है, पब्लिक एक्सपोजर देता है, प्रसिद्धि देता है सेवेंथ लॉर्ड, फॉरेन में सेटलमेंट देता है, फॉरेन ट्रेवल देता है, इतनी सारी चीजें सेवेंथ लॉर्ड देता है। हम पकड़ेंगे सेवेंथ लॉर्ड की दशा ही है मारक की दशा की, जिस मर्जी को देख लो आप। अरे भाई मारक का रोल होता है जब बंदे की मौत आने वाली हो, उससे पहले मारक का रोल ही नहीं है। तो आप एज देश काल पात्र जिसे बोलते हैं ना, आप किस व्यक्ति की कुंडली देख रहे हो। अब आपको बीमार हो गए, सेवेंथ लॉर्ड की दशा हो रही है तो मारक मानकर चल लेते हैं, नहीं। मारक बेसिकली तब रोल प्ले होगा, पैम मेथड होता है जिससे हम उसकी आयु फाइंड आउट करेंगे पर्सन की, कि उसकी आयु अल्पायु है, मध्य आयु है, पूर्ण आयु है। यदि किसी व्यक्ति की पूर्ण आयु है, पूर्ण आयु होती है 67 ईयर के ऊपर। आपने कैलकुलेट किया कि उस पर्सन की आयु 67 ईयर के ऊपर है। अब उसकी 50 साल की या 45 साल की या 40 साल की उम्र में सेवेंथ या सेकंड लॉर्ड की दशा आ रही है, तो क्या उसको मार सकता है? क्या वो नहीं मार सकता। तो वो क्या करेगा? मारक का क्या रोल होगा? यदि वो 30 साल की उम्र में उसकी आ रही है मारक की दशा, तो वो मैरिज करा देगा, उसकी पार्टनरशिप करवा सकता है। वो नौकरी करता है तो उसका प्रमोशन करवा सकता है, उसको कोई पावरफुल पोस्ट दिलवा सकता है, उसको एक लीडर बना सकता है, एक आपका प्रेजेंटर बना सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर बना सकता है। इस तरीके की चीजें बनाएगा, ना कि उसको मारेगा। फिर क्या मारक मारता ही है हमेशा? मारक आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। मारक उसे बोलते हैं, मारक की दशा में मौत होने की कोई वो नहीं है। आपको देखिए मैं बताता हूं मृत्यु का क्या मतलब है। डेथ इज डिफाइंड एज एंड ऑफ कर्मास। आपके जब सभी कर्म खत्म हो जाते हैं, जब आप दिमाग से सोचना बंद कर देते हो, हाथ पैर आपके चलना बंद हो जाते हैं, तब आप किसी भी कर्म को करने लायक नहीं होते। उस समय पर मृत्यु होती है व्यक्ति की। उसमें 10th हाउस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। 10th लॉर्ड की डेफिनेटली प्रत्यांतर दशा, अंतरदशा या महादशा में ही किसी भी व्यक्ति का अंत होता है, यदि उसकी कुंडली सही है तो। क्योंकि इट इज द एंड ऑफ कर्मास। डेथ इज नथिंग, इट इज एंड ऑफ कर्मास। हम इस अर्थ पर जब पैदा हुए हैं, वो हम अर्थ पर कुछ कर्मों को करने के लिए आए हुए हैं, और जो कर्म हमारे लिए डिसाइडेड है वो हमें करने हैं। बहुत लोग बेड रिडन रहते हैं 8-10 साल तक, तो हम सोचेंगे वो कर्म नहीं कर रहे हैं। इंसान माइंड से भी कर्म करता है, हम जो सोचते हैं वो भी कर्म है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। जब बुरा सोचते हैं तो भी पाप लगता है, किसी के बारे में हम ईर्ष्या रखते हैं मन में तभी भी पाप लगता है, क्योंकि वो भी हमारे कर्मों का हिस्सा है। हम सोचते हैं तब उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक इंसान जो सोचता है वो भी कर्म है। तब जब हमारा एंड ऑफ कर्मास हो जाता है, जब सारे कर्म हमारे खत्म हो जाते हैं, कर्म एंड होने का मतलब आपका 10th हाउस की वर्किंग स्टॉप हो जाती है। तो किसी भी व्यक्ति का जो एंड आएगा लाइफ में एंड ऑफ कर्मास का, वो 10th हाउस की आपकी पीढ़ी कम से कम होगी। और चंद्रमा आपके 10वें भाव के ऊपर ट्रांजिट कर रहा होगा, 10th हाउस पर मून ट्रांजिट कर रहा होगा, जुपिटर और सैटर्न का इन्फ्लुएंस 10th हाउस पर होगा। तब एक्चुअल में पर्सन की डेथ होती है। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स उसमें हम यूज करते हैं, मगर जो मारक का आपका कंसेप्ट है, सेकंड एंड 7th लॉर्ड को आप सिंपली इतना ही मानकर चलें कि जब मारक की दशा आती है और आपकी एज एक लिमिट के बाहर हो चुकी है, बीमार होने की हो चुकी है, तो आपको वो कष्ट देगा, प्रॉब्लम्स देगा। और उसको एक वर्ड बोलते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट देना, मतलब एक्सट्रीम लेवल का आपको पेन हो सकता है। मारक के बारे में बस इतना ही है। अब किसी ने कुछ डरा देते हैं कुछ लोग सर, फायदा उठा लेते हैं सर, इसका मतलब ये हुआ क्या जी? कुछ लोग डरा कर फायदा उठा लेते हैं सर। एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस ही डर पर आधारित है। जो हम रिलीजियस होते हैं आउट ऑफ फियर होते हैं, आउट ऑफ विश नहीं होते। ज्यादातर लोग रिलीजियस कैसे हैं कि भगवान के मैंने आज बत्ती नहीं जलाई तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा, देवी के दर्शन करने नहीं गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मंदिर नहीं गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जबकि ईश्वर है वो आपका बिगाड़ने के लिए है ही नहीं, वो आपका अच्छा करने के लिए बना है। वो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। हम आउट ऑफ फियर सारा कुछ करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में शनि की 7.5, शनि की दशा,
राहु की दशा, राहु की 7.5, राहु लग्न में बैठ गया, राहु 7वें में बैठ गया, ये एस्ट्रोलॉजी में कमाई का धंधा है। ये 2 प्लेनेट नहीं होते तो भूखे मर जाते ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर। और ज्ञान चक्षु खोलना इसे कहते हैं सर, जो आप कर रहे हैं। ज्ञान चक्षु खोलना इसे कहते हैं जो आप कर रहे हैं। सर हम तो सभी को यही बातें बताते हैं, मेरे से तो कोई रेमेडीज भी लेता हाँ है, मैं जी। उसको यही समझाता हूँ कि आप जिंदगी में जो कर्म है, एक्चुअली हमें रेमेडीज बतानी नहीं चाहिए एस्ट्रोलॉजर को। मैं अलग अलग क्लास में अलग अलग चीजें बोलता रहता हूँ, पर वो ज्यादातर लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। रेमेडीज एक्चुअली क्या होती हैं, बैकफायर करती हैं। बैकफायर, आप किसी को रेमेडी बताओगे उसका भला नहीं होगा मगर आपका बुरा होगा, ये निश्चित है। रीजन क्या है कि मैं जो कर्म आज करके आया हूँ और इस जन्म में मैं किस लिए आया हूँ, मैं इस जन्म के अंदर आया हूँ कि मैं अपने जो मेरे जो भी सदकर्म है या बुरे कर्म है उनको भोगने के लिए आया हूँ। ये भोग योनि है, जो इंसान की योनि होती है भोग योनि होती है, उनको मैं भोगने के लिए आया हूँ इस जन्म के अंदर। अब जब मैं उन्हें भोगने के लिए आया हूँ, एक दूसरा पर्सन जो एज ए एस्ट्रोलॉजर या कोई उन्हें मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ईश्वर की जो सत्ता है उसके अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। तो वो ईश्वर इंटरफेयर तो नहीं होने देगा, मगर जिसकी विल उस ईश्वर की सत्ता में इंटरफेयर करने की है उसके लिए ये अहित वाली बात है, उसके लिए अच्छी बात नहीं है। तो हमें क्या है कि रेमेडीज में भी केवल, मेरे से कोई भी पूछता है मैं मंत्रा बेस्ड रेमेडीज की बात करता हूँ, कभी टोने टोटके की बात नहीं करता, क्योंकि मंत्रा बेस्ड रेमेडीज शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप कोई भी मंत्र पढ़ते हो तो आप ईश्वर की आराधना करते हो, आप उसको सरेंडर कर देते हो, तो ईश्वर की इच्छा होगी तो वो आपको फल देगा, आपके उनको ठीक कर देगा। उसमें एस्ट्रोलॉजर का कोई रोल नहीं है। मैं आपको कहता हूँ हनुमान चालीसा पढ़िए 5 बार। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तो बोल रहा हूँ मैं, आपको कहीं किसी को कुछ दान देने के लिए, कुछ और कर्म करने के लिए नहीं बोल रहा। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी रेमेडीज बोलें किसी को तो बहुत सोच समझ कर बोलें। अब वो आपके ऊपर बैकफायर होने वाली हैं। जो लाल किताब वाले लोग जो रेमेडीज बताते हैं टोने टोटके, वो उन्हीं के ऊपर लौट के आती हैं, क्योंकि उस पर्सन ने तो जो कर्म कर दिए उसका फल दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। माता सीता को भी भगवान श्री राम ने छोड़ दिया था, भगवान श्री राम भी 14 साल तक वनवास में भटकते रहे थे और इतना उनका सेपरेशन हुआ, क्योंकि जो हमने कभी भी कर्म कर लिए वो दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। इसलिए हमें रेमेडीज का केवल भगवान के वो सरेंडर करना ही रेमेडी है। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ बता दीजिए किसी को भी, यदि उसके अंदर श्रद्धा है वो करेगा तो उसके जो भी कष्ट है वो निपटने हैं तो निपट जाएंगे, नहीं जो उसको भोगना है वो उसको भोगना पड़ेगा। तो ये तो किसी को समझाना भी इसका मतलब मंत्र के समान ही हुआ सर। हाँ समझा सर आपकी बात, काउंसलर ही तो है, हम काउंसलिंग ही करनी होती है, जो भी आएगा उसको समझाओ। हाँ। सर आपकी बात से पूर्णतः सहमत है। विधाता की विधान में व्यवधान होता है। कोई भी आप कुछ किसी को उपाय बताएं तो आप मंत्र और पेड़ लगाना, पौधे लगाना कह सकते हैं, बाकी कुछ न बताएं। सर ऐसा है, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, जितने भी ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बड़े बड़े महात्मा साधु हैं, वो सब यही बातें बोलते हैं कि जो विधाता की जो है उसके अंदर हम कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले। हम केवल उसको मंत्र बताएंगे, उसको आगे का रास्ता बताएंगे, उसको डिफिकल्ट टाइम है ये बताएंगे कि भाई आपका समय ठीक नहीं है, अपने कर्मों पर काम करिए। कर्मों पर काम करने से सब कुछ बदल जाता है, आपकी पूरी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है कि आपके कर्म सही है। नहीं सर, बीपीएचएस में जो गाय का, उसका बछड़े का और भैंस का दान लिखा हुआ है, महिषी का, तो दान तो लिखा हुआ है सर उसमें बीपीएचएस में। वो ठीक है, वो आप वैसी रेमेडी नहीं बता रहे ना, वो तो किसी की मदद कर रहे हो। बीपीएचएस में ये तो नहीं लिखा हो कि पीपल के पेड़ के नीचे आप बबूल का पेड़ गाड़ के आ जाओ, इसके बाद उस पर पानी ना वो नहीं, इसके बाद दिया जलाओ और मंगलवार वो को लाल कपड़े में नीले कपड़े में बांध के अपने बाल बांध लो, उल्टे लटक जाओ, सीधे लटक जाओ। ये जो चीजें हैं ये एक्चुअली क्या है कि आपको हमें बदनाम करती हैं। जी सर जी, ठीक बात। सर दान के बारे में और बताइए कि दान भी नहीं कराना चाहिए। दान आप करिए, जिस मर्जी को करिए, यदि आपकी श्रद्धा है, भगवान ने दिया है तो वो आप बगैर रेमेडी भी कर सकते हो दान, क्योंकि दान तो एक्चुअली हेल्प है। एक जो कहते हैं ना नर सेवा नारायण सेवा है, ये हमारा उनका मंत्र है वेदों का, नर सेवा नारायण सेवा। आपके करीब कोई भी आपका रिश्तेदार, आपका कोई भी सहायक, यदि आपको लगता है उसको कोई प्रॉब्लम है और आपको भगवान ने समर्थ दिया हुआ है
आप उसकी दिल खोलकर वो करें, आपको अच्छा लगेगा और आपके सारी बीमारियां परेशानियां अपना आप ही हट जाएंगी, क्योंकि आप इंटरनली आप इतना अच्छा फील करोगे अपने। हम क्या करते हैं कि हम मंदिर में या कहीं दूर जाके तो दान करेंगे, और पता लगा खुद का भाई, खुद की बहन, खुद का मामा, खुद का वो दुखी हो रहा है, उसकी हम मदद करने में हमें तकलीफ होती है कि उसकी हम मदद क्यों करें। तो आप अपने नज़दीक जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, लोग हैं, उनकी आप मदद करिए। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये होता है, इंसानियत का मतलब ये होता है कि हम किसी की किसी भी जगह पर मदद कर पाए। यदि आपको भगवान ने दे रखा है तभी तो मदद करोगे आप, तो आप करिए। मतलब सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, इन दान धर्म ये जो रेमेडी है, दान धर्म ये जो रेमेडी है, ये एज एन उपाय हम बता सकते हैं? निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए सर शायद। देखो, दान का मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। आप में से बहुत सारे सर, आप एस्ट्रोलॉजी करते होंगे, मैं भी करता हूँ। या दान का ऐसा होता है मैम कि ये उस तरीके की रेमेडी नहीं है, ये आप एक फीलिंग वाली रेमेडी है। इट इज़ ए मेंटल ट्रीटमेंट। आप दिमागी तौर पर परेशान हो, अब आपने किसी भी दूसरे पर्सन की मदद की, उस पर्सन की जिसकी भी आप मदद करेंगे, मैं मदद की बात बोल रहा हूँ, यानी कि जिसका पेट पहले से ही मोटा है, मजे मार रहा है, कार में से निकल के आ रहा है, उसने आपने उसको 21,000 रुपये दे दिए, तो वो आपको पाप लगेगा, बजाय दान नहीं लगेगा वो। या ऐसा कोई भी आपको बोल देता है कि जी ये फलाने 10 लोगों को खाए पिए, मोटे लोगों को और कुछ खिला दो, इतना घी दान दे दो, उतना दान दे दो, वो दान नहीं है। दान ये होता है कि आपको जो व्यक्ति पात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। कौन पात्र है? पात्र वो है जो कि सही रास्ते पर चल रहा है और जिसकी जरूरतें पूरी नहीं पड़ रही, तो इंसानियत के नाते आप उसकी जो भी मदद कर दोगे, वो आपको क्या कैसे फायदा उठाएगा। देखो, वो दुआएं देगा आपको, एक एनर्जी निकलेगी पॉजिटिव उसके शरीर से, उसके चारों तरफ से, और वो एनर्जी आपको मिलेगी। इसी तरीके से आपकी अंदर से आत्मा संतुष्ट होगी कि एक दुखी व्यक्ति को मैंने उसकी कुछ मदद की है, तो वो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देगा। आपको ये सेटिस्फेक्शन देगा, मैं दूसरे लोगों की मदद करता हूँ तो ईश्वर मेरी मदद करता है, इसलिए आपको अंदर से एक ताकत मिलेगी। इसलिए दान फायदेमंद होता है। वो दान फायदेमंद नहीं होता कि हम भरे पेट हुए आदमी को कुछ दिया है और हम सोचे हमने दान कर दिया, वो दान नहीं होता। तो आप पहले पात्र ढूंढिए, सुपात्र को दान करना ही दान है, कुपात्र को दान करना दान नहीं है। सर फिफ्थ हाउस लॉर्ड सर एक बात, हाँ जी जी सर, फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है उसकी वस्तुओं का दान करना। एक जना सर प्लीज सर मैं बहुत देर से पूजा में, हाँ सर मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ बट नंबर नहीं आ रहा था। सर मुझे एक्चुअली आपसे दशाओं को सर फलित करना सीखना है सर। प्लीज कोई कोर्स हो या रिकॉर्डेड वीडियोस हो सर, कुछ भी हो सर, प्लीज हेल्प मी। हाँ मेरे पास है, मैं दे दूंगा। चलो वो सर फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है या जो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, उसकी चीजों का ध्यान नहीं करना चाहिए, और साइमल्टेनियसली वो एट्थ हाउस का भी लॉर्ड है, तो वो इसको कैसे वो करेंगे सर वो मैं इंटरप्रेट? आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो, मतलब मैं उस बात से एग्री नहीं हूँ, पर आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी कुंडली के लिए मेलिफिक प्लेनेट है, ठीक है, उनसे रिलेटेड मटेरियल्स को दान करना चाहिए, और जो बेनिफिक प्लेनेट है उनसे रिलेटेड मटेरियल्स को दान नहीं करना चाहिए। अब आपकी कुंडली का जो 5th और 9th लॉर्ड बेनिफिक होता है, इसलिए उनका दान मना किया गया है, और जो मेलिफिक प्लेनेट होते हैं उनका दान कहते हैं कि वो करना चाहिए। जब हम दान करते हैं तो उस बेनिफिक प्लेनेट का दान करते हैं तो उसके बेनिफिक रिजल्ट कम हो जाते हैं, और मेलिफिक का दान करते हैं तो उसके मेलिफिक रिजल्ट आपके कम हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये उस पर बेस्ड है कंसेप्ट। तो वो आप यदि आप उसको उस तरीके से बिलीव करते हो तो आप सोच सकते हो कि बेनिफिक प्लेनेट का आपको दान नहीं करना चाहिए, मेलिफिक का दान करना चाहिए। बाकी इन जनरल जो मैंने आपको बताया, यदि उस चीज़ को समझेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। आप किसी भी चीज़ का दान करें, मगर आप दान में दो बातें होती हैं कि पहली तो चाह नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, वो दान नहीं है। यदि चाह से कर रहे हो तो आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैंने इसको ये दे देता हूँ और इसके बदले भगवान मुझे इस चीज़ से ऊपर उठा देगा, वो दान नहीं है। वो तो आपका एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो गया कि मैं ये दूंगा बदले में भगवान मुझे ये देगा। दान उसे कहते नहीं है। आप मन से सोचना क्या ये दान है क्या, कि मुझे बताए कि मैं यदि ये चावल दे दूंगा तो मेरा ग्रह मजबूत हो जाएगा। ये तो सेल्फिशनेस होगी, दान नहीं हुई। तो आप दान जब भी करें तो वो ये किसी चाह में करेंगे तो वो दान नहीं माना जाएगा।
और आप जिस मर्जी चीज का कर दीजिए वो आपको अच्छा ही फल देगा। अगर सर जी फिर ये नहीं सोचना चाहिए ना कि बेनिफिट का दान ना करें, और ये कंसेप्ट गलत है ना फिर सर। क्या करें मैडम? किसी का भी दान कर दो, एक कंसेप्ट हम लोगों ने बनाया अपनी मर्जी से। दान करने से क्या होता है, आप किसी को खाना खिला दोगे तो वो आपको पाप लगेगा, या किसी को बेचारे गरीब आदमी की कोई मदद कर दोगे तो वो आपको इतनी दुआएं देगा कि वो भगवान भी खुश हो जाएगा। सर रेमेडी जो गृह पीड़ित हो रहा है उसकी करनी चाहिए, जो पीड़ित कर रहा है उसकी नहीं करनी चाहिए? सभी की करो, मतलब उच्चारण करो, क्या दिक्कत है? जो पीड़ित नहीं है उसके भी मंत्र पढ़ोगे तो वो भी खुश हो जाएगा, और जो पीड़ित है वो भी खुश हो जाएगा। तो आप मंत्र उच्चारण किसी के भी कर सकते हो। नहीं, जैसे किसी की एडी चल रही है, उसको शनि और मंगल पीड़ित कर रहे हैं, तो अगर जो एडी के मंत्र करने चाहिए शनि मंगल के करने चाहिए? शनि मंगल के भी करो, एडी के भी करो, तीनों के मंत्र करो। जो पीड़ित कर रहा है वो भी, और जो पीड़ित हो रहा है उसको। हाँ, तो पीड़ित कर रहा है वो उसको भी खुश करो तो वो कम पीड़ित करेगा, और जो आपका पीड़ित हो रहा है उसमें भी बल दो, ताकत दो। मंत्रों से खुश होते हैं ना। मंत्र क्या है पता है प्रवीण जी? मंत्र पता है? मैं कहूँ प्रवीण जी आप इतने स्मार्ट हो, इतने खूबसूरत हो, इतने लंबे हो, इतने दयालु हो, आपके बगैर सारी दुनिया नहीं चलती, मैं तो आपके बगैर आप ही की दया पे जी रहा हूँ। ये मंत्र है। अब मैं आपको ये चीजें कहूंगा तो आप बुरे आदमी हो तो भी अच्छा ही लगेगा ना आपको। तो राइट सर, यही मंत्र है। और क्या मंत्रों में हम क्या करते हैं? उन ग्रहों को उनकी तारीफ स्तुति करते हैं। जी जी, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? भगवान ने क्या क्या किया वो सारी चीजें हम भगवान करते हैं कि आपकी इतनी ताकत है, आपके अंदर ये है। हम उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम प्रेज करते हैं किसी भी व्यक्ति को, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सब खुश होंगे। जी सर। सर कहते हैं लगन लौट का दान नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए बेनिफिक का दान, पर आप लगन लौट से क्या मतलब है? आप सामान्य तो दान कर रहे हो, आप किसी को खाना खिलाओ ना, ये क्यों सोच रहे हो लगन लौट का दान है? आप किसी को एक शर्ट दे देते हो, किसी पर अब इन सर्दी है किसी को आप ब्लैंकेट दे देते हो, वो किस चीज का दान है? वो सब खुश हो जाएंगे उससे। किसका दान नहीं करना चाहिए? ये मैम कहाँ लिखा हुआ है? सर मैं तो आपसे क्लियर कर रही हूँ, मैंने सुना है इसलिए आपको सारी चीज कितना मैं खुल के बता रहा हूँ। देखो इतने लोगों के बीच में बोल रहा हूँ कि ये सारी हम आप लोगों की बनाई हुई चीजें हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ किसका दान करना चाहिए। पहली बात, आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं लगन लौट का दान कर रही हूँ? सर एक्चुअली नॉर्मल कंडीशंस में हम नहीं करते, नॉर्मल कंडीशन में हम पूजा पाठ दान सब करते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है और जब हम वो रेमेडी करते हैं तो उसमें बहुत अवरोध आते हैं। वो हम नॉर्मली कर रहे हैं तब नहीं, लेकिन जब प्रॉब्लम में होते हैं तब बहुत ज्यादा अवरोध आते हैं, अगर हम उसको एज ए रेमेडी करते हैं तब। ऐसा नहीं, आप एज ए रेमेडी करेंगे तो वो ठीक है, आप इन जनरल करिए हमेशा। यदि आपको कुछ दे रखा है ईश्वर ने तो हमेशा करिए, तो आपको प्रॉब्लम आने के टाइम पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहाँ भी आपको लगता है कि हमें किसी की हेल्प कर देनी चाहिए, बीइंग ह्यूमन बीइंग, मैंने जैसे बताया नर सेवा नारायण सेवा है, तो आप जिस भी इंसान की कोई भी मदद कर सकते हो वो करते रहिए। आपको किसी पर्टिकुलर ग्रह की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आइडेंटिफाई मत करिए कौन आपके लिए बेनिफिक है कौन मेलिफिक है। इन जनरल मदद का हमारा वो होना चाहिए। यदि हमारे पास नहीं है तो फिर हम कहाँ से कर पाएंगे? चलो अभी आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो मारक और बाधक का तो करें, नहीं हम एंड करते हैं क्लास। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, टॉपिक से तो नहीं है सर। जैसे हम ये बताते हैं किसी की एमडी और एडी सेम हो तो उसमें रिजल्ट नहीं मिलता, उस टाइम रिजल्ट किस चीज के, पीडी के मिलते हैं, किसके मिलते हैं उस टाइम? नहीं, एमडी एडी होती है तो उसके लॉर्डशिप के नहीं मिलते, उसके नेचुरल कारकत के रिजल्ट मिलते हैं। सर मेरा चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है तो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं सर। एक एक जना क्या कर रहे हो? जैसे चतुर्थ भाव में शनि बैठा एमडी एडी चल रही है, ठीक है सर, तो चतुर्थ भाव का रिजल्ट तो मिलेंगे ना सर? नहीं, केवल शनि के रिजल्ट मिलेंगे। तो वहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं लोग बाग। अरे तो सुनो तो सही, नहीं तो शनि के रिजल्ट मिलेंगे, वो सोर्स तो 4th हाउस ही होगा। अभी दशा की क्लास अटेंड करके आ रहे हो ना, तो इसलिए मतलब फोर्थ हाउस के रिजल्ट मिलेंगे ना उसको? मतलब सोर्स 4th हाउस होगा, रिजल्ट शनि के मिलेंगे। अच्छा, शनि के नेचर के अकॉर्डिंग जो है उसके 4th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। यस यस यस। और पीडी का क्या रोल रहेगा सर इसमें? नहीं, पीडी तो छोटे पीरियड के लिए होती है, तो वो मॉडिफाई करेगी रिजल्ट को? हाँ थोड़ा बहुत करती है, मगर पीडी को हम रिजल्ट में वैसे डिस्कस नहीं करते, देखते भी नहीं है। ठीक है, थैंक्स सर। माफी चाहता हूँ जी सर। सर, मेरा
सर मेरा सवाल ऑल टुगेदर डिफरेंट है, बहुत हाथ छोड़ के माफी करके पूछ रहा हूँ। नहीं सर, ऐसी क्यों बात बोल रहे हैं आप? एक लाइन में आप मुझे बस जवाब दे दें उसका। सर वो ऐसा है कि भी गंड मूल तो आपको पता है हमें कि भी नक्षत्र में होते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो मूल नक्षत्र में गंड मूल गिने जाते हैं कि लास्ट 2 वाले या फर्स्ट 2 में गिने जाते हैं? ये आपकी जैसे अश्लेष वॉइस ब्रेक हो रही है सर। सर मैं गंड मूल पूछ रहा हूँ आपसे हाँ। कि क्या जैसे अश्लेषा मगा तो लास्ट 2 अश्लेषा के फर्स्ट 2 पद वो गिने जाते हैं कि टोटल ही पद गिने जाते हैं गंडमूल में? सर ऐसा है, गंडमूल तो टोटली पद होते हैं वैसे तो, मगर उसके अलग अलग पद में जब कोई बर्थ होती है तो उसके अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। गंडमूल पूरे के पूरे हैं, बुध और केतु के पूरे नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र बोलते हैं, 6 के 6 नक्षत्रों को। अब इन नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, किस चरण में बर्थ होगी उसके हिसाब से उसके अलग अलग रिजल्ट होंगे। ठीक है जी, तो सभी को गिनना है जी बिल्कुल। 6 नक्षत्र। धन्यवाद जी। प्रतिभा चौधरी मैम, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सरकार जी आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी सर। सर मारक जो प्लेनेट बोला मारक भाव का, उसका की ओनली फॉर हेल्थ इशू देता है या मेटेरियलिस्टिक भी मारता है? नहीं, हेल्थ इशू देगा, मेटेरियलिस्टिक नहीं देगा। मेटेरियलिस्टिक में कोई इफेक्ट नहीं है? नहीं। अच्छा, वो जो सर जी गंडमूल नक्षत्र मारा में बोल रहा था, तो गंडमूल का सर क्या प्रतिकार करना चाहिए? बोल रहे हो सर, अगर गंडमूल में जो जिसका जन्म होता है वो तो उसका की प्रतिकार करना चाहिए सर? क्या करना चाहिए? पूजा रेमेडी पूजा करते हैं 27 डे को, वही नक्षत्र फिर से आता है तो उसकी पूजा करते हैं। हर चरण का करना चाहिए सर? क्या करें? वो तो 4 पदों में क्या बात होता है तो सबका करना चाहिए? बता देगा जो भी पूजा कराएगा किस चरण में हुआ है, तो पूजा 27 डे को होती है, वो करा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अगर 4 चरण में जन्म होता है तो सबका ही करना चाहिए क्या? नहीं, वो मुझे उसका उतनी नॉलेज नहीं है, वो आप जो पंडित कराते हैं वो बता पाएंगे। वो तो बोलता है सबको करना चाहिए सर। नहीं, वो ही बता पाएंगे ना, मैं उसका जो पूजा पाठ का वो मुझे उतनी जानकारी नहीं है, तो मैं इसलिए वही बता पाएंगे आपको जो कराते हैं। जी रजनी। ओके सर। ओके सर, नक्षत्र का भी रोल होता है कि सर मार्केश में? प्लेनेट जो है मार्केश है वो नक्षत्र का भी देखते हैं बहुत लोग, बाकी पाराशरी में तो हम नहीं मानते नक्षत्र का रोल। हम डिविजनल चार्ट देख लेते हैं, इसलिए फिर नक्षत्र की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ सर। सर नक्षत्र को गंडमूल ये क्यों कहते हैं? वो 6 ऐसे नक्षत्र डिफाइन किए हुए हैं, आपको मैं बता देता हूँ वो क्यों गंडमूल नक्षत्र है, समझो। एक नक्षत्र है आपका, सबसे पहले गंडमूल कौन सा था? अश्विनी नक्षत्र, ठीक है। और वो कौन सी राशि के अंदर है? मेष राशि के अंदर। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। उससे पीछे कौन सा नक्षत्र आता है? रेवती। वो कौन सी राशि में है? वो है पाइसेस। वो जल तत्व की राशि है। हाँ, ओके। ऐसे ही आश्लेषा और मघा। ओके। आश्लेषा आपका जल तत्व की राशि में, मघा अग्नि तत्व की राशि में। राइट। सिमिलरली ज्येष्ठा और मूल, ज्येष्ठा आपकी जल तत्व की राशि में, मूल अग्नि तत्व की राशि में है। इन नक्षत्रों पे जल और अग्नि का मिलन होता है। ओके। वाटर एंड फायर, तो वाटर और फायर मिलेंगे तो क्या होगा? आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हो जाता है। वाटर फायर को डिस्ट्रॉय कर देगा, फायर वाटर को वेपराइज कर देगी। ओके। तो ये आपके एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी के नक्षत्र होते हैं, इसको हम गंडांत भी बोलते हैं। तो गंडांत में जिस भी व्यक्ति का जन्म होता है वो हाईली इंटेलिजेंट होगा, हाईली इंटेलेक्चुअल होगा, या जिस भी चीज का होगा उसको कंप्लीट पैशन होगा पूरा 100%। और वो मतलब परिवार वालों के लिए उसको ऐसा मानते हैं कि वो थोड़ा
हार्मफुल होता है। पुराने जमाने में जो राजाओं के गंडमूल नक्षत्र में बच्चे पैदा हो जाते थे, उन्हें वो गिव अप कर देते थे, छोड़ देते थे, नदी में बहा देते थे, इस तरीके से करते थे। या उनके पिता कभी भी अपने पुत्र की शक्ल नहीं देखा करते थे पूरी जिंदगी में। तो गंडमूल नक्षत्र में जो बर्थ होती है वो अलग अलग पद में अलग अलग लोगों को, फैमिली के लोगों को हार्म होता है। मगर ऐसे व्यक्ति इंटेंसली इंटेलिजेंट होते हैं, जो भी काम करते हैं उनके मुकाबले का कोई भी काम कर नहीं सकता। इतने ज़्यादा उनके अंदर पैशन होता है किसी भी चीज़ के लिए, जो लोग गंडमूल नक्षत्र में होते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी होती है उनके पास। ओके, थैंक यू सर। शुड आई एंड इट? रमा जी आप पूछ रहे हैं कुछ? जी सर, मैं पूछ रही सर, नक्षत्र की बात चल रही थी, सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो ही हमारा, मतलब अगर गंडमूल नक्षत्र में है तो है, अगर लगन आ जाए किसी का, लगन का जो नक्षत्र मूल या उसमें आ जाए, गंड वाले नक्षत्र में आ जाए, तो वो भी क्या गंडमूल नक्षत्र वाला ही कहलाए? नहीं, वो एक्चुअली वो नहीं है। जो लग्न है आपकी वो खुद ही गंडांत में नहीं होनी चाहिए। बस गंडांत का मतलब ये होता है कि अभी लग्न आपकी एरीज लग्न है, यदि वो 1 डिग्री तक है तो वो अच्छा नहीं है। हाँ, जैसे कि सर धनु लगन है और वो लगन मूल नक्षत्र में है। नहीं, नक्षत्र नहीं, उसका केवल 1 डिग्री मानते हैं लगने के केस में। अच्छा, 1 डिग्री का सर प्लीज सर दशाओं को बता दीजिए सर कोर्स, प्लीज प्लीज सर प्लीज। मैम आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करना अभी। ओके सर, मैं अभी करती हूँ, थैंक यू सर। चलो, और किसी का कोई डाउट है क्या? सर जी BNN में मेरे को ऐड कर लो ना। वो मैडम कर लेंगे अभी। अब BNN को अभी और किसी का डाउट है क्या यहाँ पे? और सर मैं वही, मेरा डाउट ही था सर सेकंड लॉर्ड भी है, 7th लॉर्ड भी है, एक प्लेनेट वही मंगल है, मतलब मान लो, और वो मेलेफिक के साथ 7th हाउस में ही बैठ गया, ठीक है सर, और वो केंद्र में है, रोचक योग भी बना रहा है, तो भाई फिर वो उसका एंड में रिजल्ट बुरा माने ना सर, जब भाई खराब रिजल्ट देगा। अभी तो वो ठीक ठाक चलेगा या दिक्कत देगा? नहीं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं देगा। वही जो आपने तरीका बताया भी 60 के बाद 70 के बाद जो अगर उसकी दशा आदमी जाएगा ही, जो आया है वो हमेशा फॉरएवर थोड़ी रहने वाला है। अब 60-70 के बाद भी यदि कामनाएं बची हुई हैं तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। फिर तो भगवान का भजन ज्यादा करना चाहिए। तो जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो कभी न कभी तो जाएगा ही, ऐसा तो नहीं कभी नहीं जाएगा। जी सर, और सर उसकी दशा भी नहीं आएगी, जैसे वो जा चुकी कब की, मतलब जन्म से पहले ही जा चुकी है, तो अंतरदशा में भी इफेक्ट करेगा? नहीं सर, अंतरदशा में इफेक्ट करता है। कविता मैम आप छोड़ दो, आप तो कहीं पूछते हैं। सर भावार्थ रत्नाकर पे वीडियो पड़े क्या आपके? कोई भावार्थ रत्नाकर पे देखने पड़ेंगे। वंश मैम आप कुछ पूछ रहे हो? अनम्यूट करें, अनम्यूट। आपकी साउंड नहीं आ रही है, अनम्यूट करें। आपकी साउंड नहीं आ रही है मैम। हाँ आप बोलिए। आ नहीं रही है आपकी साउंड। नरेश जी आप कुछ पूछ रहे हैं? हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। जी सर, आप जो राशि गंडांत बता रहे थे, तो वो हमारी 159 राशियां हो जाएंगी और नीचे की यहाँ से 4812 राशि हो जाएगी, वो उसके लास्ट पार्ट। हाँ, राशि गंडांत जनरली आपका 159 में ही आएगा। 4812 में जी लास्ट में यदि डिग्रीज आ रही हैं तब आएगा वो। पर वो 4812 में तो एक्चुअली गंडांत बनेगा नहीं, क्योंकि अच्छा। पीछे जो राशियां आती हैं वो आपकी गंडांत की जो राशियां होती है, बिगिनिंग राशियां या एंड वाली साइन होगा आपका। तो जी 159 में जो आपका 1 डिग्री तक आ रहा है, आपका 48 मिनट तक जनरली लेते हैं, वो आपका राशि गंडांत होगा, लग्न गंडांत जिसे बोलते हैं। जी जी जी, अच्छा ठीक है सर। एक डाउट और था, ये जो मैम ने भी पूछा उसी से रिलेटेड था कि सर जैसे 7th हाउस तो हमारा मारक है, 2nd हाउस हमारा धन भाव होके मारक क्यों है? नहीं, वो तो है, 7th हाउस भी तो कितना अच्छा भाव है। वो जी सर, 12th हो गया ना, 3rd से 12th हो गया। तो 3rd जी भाव जी आयु जी, भाव है आपका, अल्टरनेटिव एज भाव है वो। 8 से 8 अच्छा। है ना वो।
जी जी जी। तो वो भी आयु रिप्रेजेंट करता है, एज को रिप्रेजेंट करता है। लॉन्जिविटी का हाउस है थर्ड हाउस, तो उससे 12वां भाव होने जी। की वजह से सेकंड भाव मारक हो गया। अच्छा, तो ओके सर, मृत्यु तुल कष्ट वाला हो गया फिर वो। जी 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 सर, थैंक यू सर, मेरा डाउट्स तो क्लियर हो गया सर। एंड सर सॉरी, मैंने आज लेट ज्वाइन किया, कोई बात बिल्कुल नहीं मैम, कोई बात। नरेश सॉरी, जी आप सो कुछ सॉरी बोल रहे सर। हैं? नरेश जी, चलो मैं एंड कर रहा हूँ क्लास फिर। सर जी, ये काम बोलना था वो कर दो ना मेरा।